तो हेलो एंड वेलकम बैक टू भारत का नीति पथ, द पॉडकास्ट शो। और आज हमारे नीति पथ पर हमारे खास मेहमान डॉक्टर अंशुमन कुमार। बहुत सारी बातें और पहले कुछ समय में जो चीज़ें हुई हैं, डॉक्टर साहब कैंसर सर्जन हैं, जाने माने कैंसर सर्जन हैं। और आज हमने ये तय किया कि कैंसर पर डिटेल बात करने की फुर्सत न्यूज़ चैनल्स को भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। जब कोई मुद्दा उठता है, कोई ट्रेंड आता है, उस वक्त उस दिन बात हो जाती है। पर डिटेल में आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कैसे अर्ली स्टेज डिटेक्शन से लेके तमाम वो चीजें हैं जिस पर खुल के बात होनी चाहिए, आप तक स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए। और इसीलिए सर ने हमें सहमति दी कि हम बात करना चाहते हैं और लोगों तक हर एक बात वो पहुंचनी चाहिए जो वो चाहते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में लोगों तक जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, समय देने के लिए आपका। और बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी और आप कह रहे थे कि अमित जी, खुल के इत्मीनान से, बेफिक्री से पलथी मार के बैठ के बात करने वाला दौर शायद पत्रकारिता में चला गया है। तो सबसे पहले तो सर कैसे हैं आप? यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप भी मेन स्ट्रीम से जब निकले तो मुझे लगता है चेहरे पे एक मतलब रूहानी बेफिक्री आ गई। बेफिक्री आ गई। जो भाग दौड़ शोर शराबे वाली जिंदगी से अब आप मुझे ज़्यादा रिलैक्स लगते हैं। ऐसा आपको लग रहा है सर? हाँ, और खास करके इस तरह का टॉपिक, एक तो स्वास्थ्य का मुद्दा, ऊपर से कैंसर, या तो इससे लोग डर रहे हैं या इसको इतना अवॉइड कर रहे हैं कि इस पर चर्चा ही मत करो। उसको आपने उठाया, यही बताता है कि बेफिक्री किस कदर आपकी बढ़ गई। मुद्दे बहुत सारे हैं सर, बट मैं शुरू करना चाहता हूँ। आपने उस टॉपिक पे बहुत धोया उस अभिनेत्री को। अभी कुछ दिनों पहले का एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड आया था। एक अभिनेत्री ने अपने आप को, उनकी टीम ने बताया कि उनका निधन हो गया है सर्वाइकल कैंसर से। और 24 घंटे बाद वो अभिनेत्री सामने आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो जीवित हूँ। मैं तो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये अवेयर करने के लिए सर्वाइकल कैंसर से मैंने ये पूरा ऐसा किया था। ये जो मार्केटिंग स्टंट, मैं तो इसको तब से मार्केटिंग स्टंट का नाम देता हूँ। आपने जब पहली बार वो वीडियो देखा और उसके बाद दूसरे दिन उस अभिनेत्री को अचानक से प्रकट होते हुए देखा, दोनों चीजें आपने देखी, पहला भाव एज ए कैंसर सर्जन क्या आया मन में? देखिए, ये पीआर स्टंट था। और आजकल तो देख रहे हैं कि छोटे छोटे धर्म के मुद्दों पे लोगों की भावनाओं पे ठेस पहुंचता है, उनकी भावना आहत हो जाती है। ये इतना बड़ा सेंटिमेंट का मुद्दा कि सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो जाना 32 साल की उम्र की लड़की को, ये कहीं से तो। और वो भी तब जबकि रोज आपको मीडिया में आपके लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपके शारीरिक संरचना में कोई अंतर नहीं है, आप बिल्कुल फिट दिख रही हैं, एंड वन फाइन मॉर्निंग ऐसी खबर आप कैसे दे सकते? हाँ, तो उस समय भी कई टेलीविजन चैनल ने मेरा इंटरव्यू किया। वो स्पेसिफिक टॉस करते थे क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर लेडी पे, और मैं कभी उस पे, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं था इस बात से, तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में बोलता था। उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ होगा। अच्छा, डेथ की खबर के बाद चैनल्स ने तुरंत आपको अप्रोच किया? बिल्कुल, कई चैनल पे इंटरव्यू है। फिर जब आया तो मैंने कहा इस पे तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कि एक तो उसने ये कहा कि मैं जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही हूँ। सच्चाई ये नहीं है, जागरूकता ऐसे नहीं बढ़ती है, इससे डर फैलता है। हो सकता है वो अपनी इंडस्ट्री से आउट हो गई हो, या जो भी काम करती हो उससे तो पॉपुलराइज होने के लिए, ग्लैमर बनाने के लिए पीआर स्टंट उसने लिया। इन चीज़ों से, खिलवाड़ से तो बहुत गड़बड़ी होती है। तो उस पर शायद कानूनी कार्रवाई हुई भी है। हाँ, काफी सारे लोगों ने लिखा कि भाई इस तरह से कैसे ड्रामा किया जा सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर में देखिए क्या है अमित जी, कि एक तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, 10 साल मिनिमम लगता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस खासकर 16 और 18 दो स्टेज जब इन्फेक्शन में आ जाएगा तो 100 में से 66-67 महिलाओं में उसका इम्यून सिस्टम लड़के उस वायरस को निकाल देता है। 33 लोगों में वायरस बच जाता है। अब जिसमें बचता है उनमें जब बदलाव चालू होगा कैंसर बनने के लिए तो मिनिमम 10 साल लगता है। अच्छा, पता चलने में, कैंसर बनने में, ह्यूमन पैपिलोमा अच्छा। वायरस इन्फेक्शन होने से कैंसर बनने तक में 10 साल का समय। 10 साल का समय। अब 32 साल की महिला तो 22 साल से कैंसर था क्या, 22 साल से इन्फेक्शन था क्या?
और कैंसर अगर हो भी गया सर्वाइकल कैंसर तो इतनी जल्दी मौत नहीं होती है। दूसरा, वेल टू डू रही होगी तो इलाज भी तो कराया होगा, तो इलाज होने के बाद तो बिल्कुल क्योरेबल कैंसर है। तो ये इसमें झोल पहले ही था, जागरूकता इससे कहीं नहीं बढ़ी। ये जरूर है उसके बारे में चर्चा होने लगी, बस इतना ही हुआ। न्यूज़ चैनल में जब एंकर साहब से पूछ रहे थे सर कि अब उनका तो जो है निधन हो गया सर, अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, आप अभी कह रहे थे कि उस वक्त बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये कुछ झोल है, ये झोल की कहानी उस समय आपको लग रहा था कि झोल कुछ चल रहा है सर? लेकिन अब कहा जा रहा था कि उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल और पीआर जो देखते हैं उन लोगों ने कंफर्म किया है इंस्टाग्राम पे, तो अब कह रहे हैं तो सुन लिया जाए। लेकिन जो एक इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता है वो कह रहा था ना, ये कन्विंसिंग बात नहीं है, और वही बात निकली। ऐसे कैसे कैंसर हुआ और मौत हो गई? सर्विकल कैंसर में कैसे मौत हो जाएगी? ये ड्रामा रचा गया था, ड्रामा रचा गया था। तो उसमें एंकर जब भी स्पेसिफिक पूछे तो मैं कह देता था कि ये देखिए, मैंने उनको ना देखा है ना उनका इलाज किया है, इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, सर्विकल कैंसर ऐसे बिहेव करता है, जो मैंने अभी 10 साल वाली बात कही, या कैसे कैसे स्टेज माइग्रेशन होगा, क्या तकलीफ होनी चाहिए, ये मैं जरूर बोलता था। उसको क्या हुआ मैं नहीं बोलता था, मैं कन्विंस नहीं था उस टॉपिक से। एज ए कैंसर सर्जन आप बिहार के रहने वाले हैं, गंगा के किनारे गांव है, वहाँ रहे पढ़े, और हमारे उस जगह में तो कुछ ज़्यादा ही चुनौतियाँ जिससे हम जूझ के आते हैं, लड़ के आते हैं। और मैं पहले भी कह रहा था कि श्रमजीवी एक्सप्रेस का हमारे यहाँ से चलने का बहुत बड़ा रीज़न है। श्रमजीवी एक्सप्रेस हमें श्रम करके जीविका करना सिखाती है। ये एज ए कैंसर सर्जन, कैंसर का डॉक्टर ही बनना है। लोग एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद लगता है कि करेंगे कुछ, स्पेशलाइजेशन भी करेंगे, एमएस भी करेंगे। ये कहाँ से आया सर, ये कैसे आया? देखिए, सवाल अच्छा है कि इस गहराई तक लोग जाते नहीं है कि क्या बाई चांस हुआ कि बाई चॉइस हुआ। पहले तो जब आपने बात की कि बहुत सारी चुनौतियां, तो एक उदाहरण देता हूँ। आज के बच्चों को समझना चाहिए जो एलईडी के अनेक प्रकार की लाइट में पढ़ रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए जब हम छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो कोई सहानुभूति के लिए नहीं बता रहा हूँ, उसको हम एंजॉय करते थे। तो शीशी में उसके ढक्कन में छेद करके कपड़े की बाती बना के उसमें केरोसिन तेल डालते थे और उसको बोलते थे दिया, दिए में पढ़ते थे। जिस दिन लालटेन मिला था तो राख से उसके शीशे को साफ करते थे, शाम को बत्ती ठीक करते थे और लालटेन को पोंछ के, तो लगता था जैसे कि आज के युग में 5 स्टार प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है। उस वक्त लालटेन जब मिला था, तो लालटेन जब मिला था कि अब दिए की जगह लालटेन, रोशनी अच्छी हो गई और धुआं डायरेक्ट चेहरे पे नहीं आएगा। वहाँ से पढ़े। लाइट नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी। बिहार में तो कर उस वक्त लाइट और ये सब चीज़ों का वैसे ही मतलब बिजली आती तो लगता था त्योहार है कुछ, आज बिजली आ गई है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा चुनौतियों को एंजॉय करने में मजा आता था। तो मेरे घर के सामने ही गंगा है। अच्छा। तो जब बरसात का मौसम होता था, बारिश होती थी, गंगा में पानी बहुत तेज होता था। जुलाई का महीना होता, सावन, और तेज धार, उस धार पे धार के विपरीत में चढ़ता था तैरते हुए। ये आज के वक्त में इसको किक कहते हैं। ये किक कहाँ से आती थी सर? हाँ, ये किक आती थी कि बिना एडवेंचर के मुझे पता नहीं क्यों मजा नहीं आता था। आम के पेड़ पे चढ़ जाता था, अमरूद के पेड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ के किताब पढ़ लेता था। तो नॉर्मल कोर्स में मजा नहीं आता था। चलिए, फिर सिलेक्शन हो गया मेडिकल में, पटना मेडिकल कॉलेज में आ गया। मेरे पिताजी जनरल सर्जन हैं, तो कहते थे न्यूरो सर्जन बनो। तो मैं कहता था कुछ खास बात ही नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, तो एक बार उन्होंने कैसेट दी, ये बन सकते हैं। अच्छा, उस वक्त पहली बार आया? पहली बार। अब लेकिन कुछ पता नहीं कैंसर सर्जन बनने के लिए करना क्या होता है। गाड़ी आगे बढ़ी, एमएस सर्जरी करने में आ गया अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मैं कर रहा था। तो जब मैं कहता था तो लोग हंसते थे, कैंसर सर्जन बनने का बताओ। नॉर्थ इंडिया में सीट थी नहीं, अहमदाबाद, चेन्नई, उधर सीट थी। तो जब एग्ज़ाम देने के लिए जब मैं गया, तो लोगों ने कहा कि ये क्या पागलपन है यार, 4 ही सीट है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, और तुम बनना चाह रहे हो तो मैक्सिमम तो साउथ इंडियन क्वालिफाई करते हैं। तो मैंने कहा भाई, मुझे तो एक ही सीट चाहिए, मैं 3 तो छोड़ ही रहा हूँ। तो ये भी एक चुनौती है।
बिना एडवेंचर के, और यही एडवेंचर है कि कैंसर जितना खतरनाक है उस पे अटैक करने वाला उससे ज़्यादा खतरनाक ना हो, चुनौती लेने वाला ना हो, तो उसको नहीं हरा पाएगा। ये एक सीट का कॉन्फिडेंस, मतलब पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया मिला के 4 सीट कैंसर सर्जन के लिए, उसमें एक लगता था कि अच्छा एक तो मेरे लिए है। ये इतना आत्मविश्वास था या ऐसे ही निकल गया था मुंह से कि मतलब बोल दिया तो बोल दिया? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा आत्मविश्वास था, फटती तो मेरी भी थी। कन्विक्शन इतना था, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि रैंक अच्छी आ गई तो ये बन जाओ, उसमें पैसा ज़्यादा वो बन जाओ ना, बनना यही है। इलाज कैंसर का ही करना, इलाज कैंसर का करना, वो भी सर्जरी से, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो वही रहा होगा शायद जिसको आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास तो नहीं है, कन्विक्शन वो निकल गया होगा। उसके बाद की यात्रा में, मतलब आपने कहा कि बनना तो कैंसर सर्जन ही था, उससे लेके और अब तक कैंसर सर्जन बने आप, अलग अलग जगहों पे रहे आप, गुजरात में भी आप काफ़ी समय रहे, उसके बाद आप दिल्ली आ गए। अब तक अगर मतलब काउंट अगर किया जाए, कितनी सर्जरीज आपने कर डाली होंगी अब तक अपने करियर में सर? रिकॉर्डेड है 37,000 सर्जरी क्रॉस हो गई है। 37,000 सर्जरी हाँ, कर चुके हैं? हाँ, ये तो ऑन रिकॉर्ड। और कुछ सर्जरी जैसे मैं कहीं बाहर अगर करके आया तो शायद काउंटिंग में नहीं होगी, तो 37,000 प्लस हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स बाहर भी जा रहे हैं सर? हाँ, हिंदुस्तान में भी बाहर जाते हैं और हिंदुस्तान से बाहर भी जाते हैं, लोग बुलाते हैं वर्कशॉप जिसको कहते हैं कि सर्जरी करके यहाँ के लोगों को दिखाइए, तो उसमें जाना होता है। गुजरात की कहानी अच्छी रही मेरी। अलीगढ़ से मैं गया गुजरात, और उस समय नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने थे वहाँ पे। हाँ, गुजरात चीफ मिनिस्टर। गुजरात का माहौल ही मुझे अजब मजा आने लगा। मैं तो वहाँ सेटल होने का सोच रहा था। अब बिहार का एक लड़का गुजरात चला जाए सर। हाँ, ऊपर से हमारे यहाँ एक मशीन का इनॉग्रेशन था, नरेंद्र मोदी आए इनॉग्रेट करने, तो पंकज भाई शाह हमारे डायरेक्टर थे, तो स्टूडेंट सबको साथ रखते थे, बड़े अच्छे हमारे डायरेक्टर थे। तो इनके वो सिक्योरिटी मिली हुई थी, वो ब्लैक कपड़े वाले जो लोग होते हैं वो नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में थे। तो उनको कहा यहाँ सब डॉक्टर हैं, आप रुकिए यहीं पे। तो मशीन इनॉग्रेशन में गए, तो गुजराती में बात चल रही थी, मैं नया नया था तो मैं समझ लेता था थोड़ी थोड़ी, बोल नहीं पाता था उस समय। तो नरेंद्र मोदी ने पंकज भाई से पूछा कि इसमें सब मरीज का तपास बोलते हैं, मतलब जांच हो जाएगी? तो उन्होंने कहा ना साहब, तो मुझसे हिंदी में निकल गया कि नहीं, पेस मेकर साहब जिसको लगा रहेगा उसको नहीं कर सकते हैं इस पर, वहाँ सीनियर को साहब बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी टर्न होते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, उस वक्त की बात? हाँ, टर्न होते कहते हैं आप बाहर से आए हैं? मैं कहा जी सर। पंकज भाई, उसके बाद हिंदी में, ये आदमी कितना स्ट्रांग परसीव करता है चीज़ों को, और ऐसे अच्छा ऑरेटर नहीं है और ऐसे नहीं कनेक्ट करता पब्लिक को। हिंदी में बात होने लगी, और पंकज भाई कहते जो डॉक्टर बाहर से आए गुजरात, उनका रहने का खाने का पूरा ध्यान दीजिएगा, ताकि जाके ये ना कहें कि गुजरात में उनको दिक्कत हुई है। ये उस वक्त सीएम रहते उन्होंने कहा? फर्स्ट टर्म सीएम थे उस समय। फर्स्ट टर्म सीएम थे? फर्स्ट टर्म। तो देखिए, क्रिटिसाइज करना किसी को आसान है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ तो विजन डिफरेंट होता है किसी इंसान का, तब वो इतना आगे बढ़ता है। उसके बाद गुजरात, अच्छा गुजरात में भी चुनौती। जब मैं गया तो एक आध ऐसे सज्जन मिले जो नॉर्थ से थे, उन्होंने कहा कि अरे यार तुमने यहाँ क्यों ले लिया, यहाँ तो नॉन गुजराती को बहुत मारते हैं। तो फिर मुझे लगा चुनौती वही, दिए वाली चुनौती, गंगा वाली चुनौती, वहाँ भी चुनौती। मैं कहा चलो ये भी देखा जाएगा, बिहार का होने की चुनौती, तो ये भी देखा जाएगा। अब वहाँ जब गया, मेरे खाने का ख्याल करना, मेरे जो प्रोफेसर थे, राजन टंगसाली नाम है, डॉक्टर राजन टंगसाली, अपनी गाड़ी कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी ये पड़ी रहती है, मारुति 800 तुम चलाओ। मैंने कहा साहब गाड़ी तो अब दे देंगे, पेट्रोल कौन देगा, एक स्कूटर दिलवा दीजिए। तो मेरे लिए स्कूटर सेकेंड हैंड अरेंज करना से लेके सारा कुछ जब वो करने लगे, तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, ये मार खा रहे हैं। वहाँ पे हालत ये हो गई, तो लोग कहने लगे तो यहीं रुको, अब जाओ मत, वापस मत जाओ। तो ये भी, तो इसलिए भी मैं लोगों को कहता हूँ कि परसीव मत करो, अपने फील करो कि सच क्या है। और जब मेरा खत्म हो रहा था वहाँ से टर्म, जब मैं निकलने वाला था, तो वहाँ लोग पूछते थे मुझसे, साहब तुम्हें क्या नहीं पटेल छो, मतलब तुम पटेल तो हो, गुजराती तो हो, पटेल भी हो, कहाँ के पटेल हो? पटेल वहाँ थोड़े डोमिनेटिंग कम्युनिटी है। जब मैं उनको
बोलता था कि नहीं मैं पटेल नहीं हूँ, गुजराती भी नहीं हूँ, तो आश्चर्य में अन्य ने झूठ बोल रहे हो, तुम कड़वा पटेल हो, लेवा पटेल हो। क्योंकि मैं पढ़ना लिखना बोलना तीनों गुजराती में करता था। अच्छा। हाँ, स्क्रिप्ट में लिखता था, प्रिस्क्रिप्शन जब मरीज को समझाने के लिए लिखता था तो गुजराती में लिख के समझाता था, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था। पब्लिक प्रोग्राम में मुझे बहुत लोग बुलाने लगे वहाँ, मैं एक स्टूडेंट था वहाँ, लेकिन पब्लिक प्रोग्राम बुलाने लगे, यहाँ के लेक्चर कर दीजिए, यहाँ के बताइए, तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद मैंने MRCS किया एडिनपुरा से, फिर दिल्ली आ गया, यहाँ काम करने लगा, लेकिन ट्रैवलिंग मेरी चालू रही। और फिर लगा कि ये प्राइवेट में काम करना, तो थोड़े से ये मैनेजमेंट जो करके आते हैं ना नॉन डॉक्टर, वो टाई टोपी लगा के थोड़ी ऐसी बकरबाजी करते थे, बकैती करते थे, तो हम लोगों को नहीं समझ में आता था। मेडिकल में पढ़ाई नहीं की चीज़ें। फिर मैंने MBA किया। अच्छा, आपने MBA भी किया? MBA किया, क्योंकि एक बार HR के एक आदमी ने पूछा, डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि भाई ये तो पूछने वाला मेरे पिताजी नहीं पूछता, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, अभी तक हॉस्पिटल नहीं आया है। तो मैं गया उसके चैम्बर में, थोड़ा गर्म खून भी था, तो मैंने कहा भाई तुम्हारी औकात कैसे हो गई? तो बोला मैं MBA हूँ। तो मैंने कहा सुनो भाई, अब तुम तो MBBS नहीं हो पाओगे, लेकिन मैं तो MBA अभी भी हो सकता हूँ। ये बोला आपने उसको? हाँ बोला। तो वो चला गया, हॉस्पिटल से निकल भी गया। मैं अभी भी उसी हॉस्पिटल में हूँ, MBA भी कर चुका। उसके बाद अब इनको लगता है कि ये भाई डॉक्टरी भी जानता है, मीटिंग में और MBA भी है, तो मीटिंग में अब चूचपड़ नहीं करते हैं, शांति रखते हैं। फिर ये जो वातावरण में प्रदूषण ये सब चल रहा था, फूड में मिलावट, फूड एडल्ट्रेशन, इस पर बहुत बोलता था। कोविड के टाइम बहुत सारे प्रेशर अलग अलग किस्म के थे, तो लीगल ड्राफ्टिंग एडवोकेट जब करता था तो उसको मेडिकल नहीं समझ में आता था, और मुझे लॉ नहीं समझ में आता था। तो मैंने कहा कि भाई LLB करना पड़ेगा, तो फिर मैं LLB कर लिया। तो आपने MBA के बाद फिर LLB किया? LLB कर लिया। तो जो सामने आता गया, हाँ, क्योंकि अब इसको भी कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, ये भाव आया ऐसे। हाँ। फिर एक क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसमें, जिसमें आप देखते हो NABH ISO लिखा हुआ, ISO सर्टिफाइड, तो नहीं समझ में आता था। मैंने कहा इसको पढ़ा जाए, फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर मैं पब्लिक लेक्चर में योग पे, आयुर्वेद पे, इसको भी टच करता हूँ कि लाइफस्टाइल ऐसे रखो। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता था, पूछते थे कि आप सच वाले डॉक्टर हैं कि योग वाले डॉक्टर हैं? तो मैंने कहा अच्छा ये डिग्री बची है, तो BHU वाराणसी से फिर मैंने योग वाली डिग्री भी कर ली। नहीं, बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। अभी आजकल मेरा चल रहा है साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस पे, जिसमें चाइल्डहुड साइकोलॉजी पे मैं बड़ा पढ़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और दर्शन शास्त्र तो जो फिलॉसफी है वो तो बहुत अर्ली एज से मेरी आदत है, उसमें बड़ी रुचि है। अरे बहुत कुछ। खास बात क्या है कि जितना समय आगे निकल रहा है और जितनी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, उतना लगता है उतना ही मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं आता है अभी तो। इतना कुछ करने के बाद भी? हाँ, जो अर्ली एज में एक अहंकार रहता है कि बहुत कुछ जान गए, अब तो MBBS में आ गया, वो खत्म हो गया। जितना आप लग रहा है कुछ नहीं जान रहे हैं, बहुत कम जानते हैं। अथाह सागर है ज्ञान का, और वही एक ऐसा चश्मा है जो आपके सामने से अंधेरे को हटाता जाता है। दूसरा कोई तरीका नहीं, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है इसका। अब बिहार की आप अक्सर चर्चा करते हैं सर, एक बड़ा फेमस लाइन कहा जाता है बिहारियों के बारे में, एक बिहारी सब पे भारी। बिहार का होना, बिहार से आना, आप बिहार से हैं क्या? बिहारी है क्या? ये गाली है, चैलेंज है, चुनौती है, अपने आप से पूछा गया एक प्रश्न है, या सामने वाले का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? आपको क्या लगता है, या पांचों है? नहीं, सामने वाले के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। ये जो नौबत पहुंची है, बिहार से बुद्ध निकले, महर्षि चरक आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता, महावीर सिखों के 10वें गुरु निकले, इसलिए बिहार जाना जाता था। बिहार बाद में जाना जाता था, ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, IAS IPS। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सर नालंदा यूनिवर्सिटी। एजुकेशन के मामले में उस समय सोचिए, स्वास्थ्य आपने याद दिला दिया, एजुकेशन, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, चरक, धर्म और ये इस तरह की चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें, बुद्ध, नानक, महावीर। उसके बाद IAS IPS का दौर चला और अच्छे डॉक्टर का दौर चला। बाद में
वहां जो गवर्नेंस का सिस्टम आया उसने इस कदर गिराया, बेरोजगारी बढ़ाई, कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं वहां है, हेल्थ केयर गिरा, हर चीज के लिए इंसान बाहर निकलने लगा, क्राइसिस में है। तो उसका जो रवैया देखा लोगों ने, तब ये एक गाली के रूप में, गाली का प्रारूप लेता चला गया कि यार वहाँ बिहार से आने वाले लोग ये गंदे होते हैं या लेबर क्लास होते हैं। उन्हीं लोगों से जब आप मिलिए, पूछिए, तो कहेंगे यार आप तो लगते नहीं हो बिहार के। अब ये सुनिए कि जब अच्छे लोग लगते नहीं बिहार के, तो ये भी एक गाली है कि मैं बिहारियों को गाली है ना कि तुम, अच्छा बिहारी फिर कैसे लगते हैं? हाँ, अब समझ गया आप, ये हो जाता है। तो इसको ठीक कौन करेगा? बिहारी मुझे तो कई बार लगता है लोग कहते हैं कि तुम लगते नहीं हो बिहार से, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि अरे भाई मैं लगना चाहता हूँ, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए कि मैं बिहार का लगूं। ये तुम लगते नहीं हो बिहार के, ये अपने आप में बिहार की भूमि को एक गाली नहीं है सर? बिल्कुल बिल्कुल है, कि आप बिहार के नहीं लगते, बिल्कुल है। अरे हम नहीं लगते तो ये तो बहुत गलत उसका बात है ना। पूरा रिप्रेजेंटेशन जो हो गया, जो प्रतिनिधित्व आपका करते हैं, मान लिया जाता है कि पूरी जनता वहाँ की ऐसी है क्योंकि जीत के तो वही आ रहा है ना भाई। तो जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ का हुआ और जिस कारण पब्लिक भी वहाँ से भागी, इलाज के लिए दिल्ली मुंबई जाना, पढ़ने के लिए बाहर जाना, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को उठा के देखिए बिहार के बाहर का, देख लीजिए कितने बिहार के लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे। गरीबी, रोजगार नहीं है। पंजाब हरियाणा में जाके देखिए लेबर क्लास कहाँ की है, रिक्शा पुलर। तो ये रिप्रेजेंटेशन होने लगा। अब ये क्राइसिस कैसे जनरेट हुई, कब जनरेट हुई, ये लोगों को नहीं पता चला। लेकिन इसको भी मैं अच्छा मानता हूँ, मेहनती है, चोरी नहीं कर रहे हैं, जो भी काम मिल रहा है काम को करके वो लोग पैसा कमा रहे हैं और उसमें से बचा भी रहे हैं अपने घर को भेजने के लिए। तो इसको उस तरह से समझने की जरूरत है और इसको सुधारने की जरूरत और जिम्मेवारी भी बिहारियों की है। हाँ, दूसरा कोई नहीं सुधारेगा। बीच में बड़ा देखा होगा सर आपने टीवी पे, उत्तर भारतीय बड़ा टॉपिक चला था कुछ सालों पहले ना। बॉम्बे में खूब मारपीट हो रही थी और वहां निकाला जा रहा था कि तुम लोग, और उत्तर भारतीयों में वो पूरा पूर्वांचल था, उसमें बिहार तो था ही, हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से थे। वो एक अलग दौर था सर। उस वक्त लोग माइग्रेट करके कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है, अपने आ जाओ। ये भी एक दौर चला है। देखिए वो जो था, और इस तरह की चीजें होती हैं बीच बीच में, रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इन चार चीजों को मुद्दा बना के वो होती है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए। अब वहाँ का लोकल जो पॉलिटिशियन रहा होगा उसको अपने मराठी कम्युनिटी में करना होगा। वहाँ मराठा के लोकल लोगों से पूछिए, अदर देन जो उस पार्टी से जुड़े नहीं हो, कहते हैं हमें क्या करना है, हमारा तो काम बंद हो जाएगा अगर ये लोग चले गए तो। ऊपर ऊपर लेवल पे चल रहा है ये पॉलिटिकल गेम होता है और उसके बाद मीडिया में उसको दिखाया जाता है। उसको कहीं कोई ये नहीं है, हर इंसान की जरूरत हर जगह है। और दूसरा, ये कोई ऑफिशियल मुद्दा तो होता नहीं है क्योंकि भारत गणराज्य में कोई भी कहीं जाके रह सकता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स भावना है, अच्छा इसमें कुछ चीजें, कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं, संजोग से जो पकड़ा जाता है वो पूर्वांचल का होता है गलत हरकतों में, तो टैग तो हो ही जाएगा। तो जो लोग नहीं इस चीज को पसंद करते हैं, पूर्वांचल के हैं, तो वो इस पे लगाम लगाएं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इस तरह की हरकत नहीं करोगे। मतलब बदनामी हो रही है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना। कारण बिल्कुल होता है। देखिए कॉज एंड इफेक्ट को देखिएगा ना, धुआं है तो आग है, आग है तो धुआं है। लेकिन कोई जरूरी नहीं हर समय आग हो तो धुआं हो ही, लेकिन धुआं है तो आग तो होना पड़ेगा। तो सेम रिलेशन है कि कुछ बात तो रहेगी, बिना बात के तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ बात होती है। कैंसर एक ऐसा टॉपिक सर, अर्ली एज डिटेक्शन की बात बहुत हो रही है, बट आप ही से सुनता हूं सर, यंग एज में कैंसर होना, ये एक बहुत ही, मतलब इसको एक पैंडेमिक कह सकते हैं। मैं जो केसेस आपसे जब चर्चा होती है और आप जब बताते हैं यंग एज में 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल 30 साल तक में कैंसर हो जा रहा है आजकल, ये हम दोनों चीज़ों पे बात करते हैं सर। सबसे पहले तो ये कि आपका इतना लंबा समय रहा, इतनी 1000 सर्जरीज करने के बाद, जब पिछले 5 वर्ष को आप देखते हैं या पिछला 10 वर्ष जब आप देखते हैं कि जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं कैंसर डिटेक्ट होने के बाद या जिनका डिटेक्शन आपके यहाँ आने के बाद होता है, उसमें जो एज ग्रुप है
क्या वो अब अर्ली एज वाले लोग उसमें ज्यादा आने लगे हैं सर? ये एक आप ट्रेंड देख रहे हैं क्या ये? बिल्कुल। इसको समझिए कैंसर डेमोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेज, दो हेडिंग में समझिए इसको। डेमोग्राफी में पहले माना जाता कुछ कैंसर सिर्फ मेट्रो सिटी में होता था या ज़्यादा केसेज, जैसे स्तन का कैंसर महिलाओं में। आज ये कैंसर, स्तन का कैंसर गांव में भी हो रहा है, गांव में पहुंच गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज चेंज हुआ। पहले ब्रेस्ट कैंसर 45 साल 50 साल के बाद होता था। जो यंगेस्ट केस मैंने ब्रेस्ट कैंसर का देखा है वो 18 साल की लड़की में देखा है, 18 साल की लड़की में। एज कम हुआ। सर्वाइकल कैंसर अर्ली एज में चालू हो गया। डायग्नोसिस लेट हो रही है, पता लेट से चल रहा है। उसके बाद जो पॉपुलेशन है, आप देखिए, अगर एल्डरली कैंसर माना जाता है एल्डरली डिजीज पहले, अब जो पॉपुलेशन अफेक्ट हो रहा है गुटखा तंबाकू खा के माउथ कैंसर, वो आम तौर पे गरीब, पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास या लो मिडिल क्लास का आदमी है। जीविका का साधन रोज की मेहनत है उसकी, घर का अकेला अर्निंग मेंबर होता है और उसको हो गया कैंसर। गुटखा ने इतनी जानें ली हैं और लिए जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अर्ली एज में अगर डिजीज हो गई, काम बंद, इनकम बंद, खर्च चालू, और कभी कभी एडवांस स्टेज अगर आ गया, डिटेक्ट हुआ या स्प्रेड हो गई बीमारी, तो डेथ भी हो जाती है अर्निंग मेंबर की। तो इसने पूरे इकोनॉमिक्स को हिला दिया है। और कैंसर इकोनॉमिक्स को आप अगर समझना चाहें तो देखिए, गुटखा, सिगरेट, ये सब पता है लोगों को कि इससे कैंसर हो, तो आप समझ लीजिए कि एक सिगरेट आप पीते हैं तो उसका कम से कम 3 गुना पैसा गुल्लक में डाल लीजिए उसी दिन, कि जब आपको कैंसर होगा तो इतना खर्चा होगा। एक सिगरेट की कीमत से 3 गुना 3 गुना हर दिन। जितनी सिगरेट उठाएं, 18 रुपये की सिगरेट है या 20 रुपये की सिगरेट है, तो 20 रुपये की सिगरेट उठाएं तो 60 रुपये डाल दें गुल्लक में। दूसरी सिगरेट उठाएं फिर 60 रुपये डालें। अब जब कैंसर होगा तो जब पैसा जमा होगा इतना खर्चा लगेगा, अंदाजा जोड़ लीजिए कितना। तो ये आपके इकोनॉमिक्स को भी हिला रहा है, बीमार भी कर रहा है, और समटाइम्स लॉस टू लाइफ भी है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। अब ये अर्ली एज में तो हुआ, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट स्कीम ऐसी नहीं आई जो कैंसर प्रिवेंशन पे बात करे और कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा एक पीएचसी हेल्थ सेंटर तक पहुंचा दे, वो नहीं है। तो इसलिए लेट भी डिटेक्ट हो रहा है, वो भी एक समस्या चल रही है। तो इन सारे का मिला जुला प्रभाव ऐसा चल रहा है, जो कि हालांकि मैं बहुत पहले से पब्लिक प्रेजेंटेशन में बोल रहा हूँ कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। आपको ऐसा लग रहा है सर? बिल्कुल। विश्व की राजधानी, कैंसर की राजधानी हिंदुस्तान हो जाएगी, विश्व की राजधानी बन जाएगा ये कंट्री। और उसके पीछे वजह है, पहले मेरे पास जो मरीज आते थे, मान लीजिए उसने कहा मैनपुरी, उदाहरण के तौर पे मैनपुरी ज़िले में एक मरीज को आपने ऑपरेट किया, तो मैं भी उसी ज़िले का हूँ। आज मरीज क्या कह रहा है कि हमारे बगल के घर वालों को आपने ऑपरेट किया था, मेरा उसका नेक्स्ट डोर में नेबर हूँ। इसको मैं समझना चाह रहा हूँ सर, मतलब अब से कुछ दिन पहले वो कहता था जिले का एक पेशेंट, हाँ, मतलब अब कह रहा है पड़ोस का पेशेंट। मतलब कई ऐसे गांव हैं जिसमें कई मरीजों को मैं ऑपरेट कर चुका, जीवित हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल नंबर भी बढ़े हैं, एक्चुअल नंबर बढ़े हैं कैंसर केसेस के, और सुविधाएं नहीं बढ़ी उस कदर। सुविधाओं से मतलब मेरा हर समय रहता है मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट सेटअप की सुविधा की बात मैं कर रहा हूं, वो सुविधाएं नहीं बढ़ी है। उन सुविधाओं में इजाफा करने की जरूरत है, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, तब जाके कहीं इसको हम कंट्रोल करेंगे। और एक बात तय रखिए, अगर मान लीजिए कि आज इस पर ब्रेक लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद मिलेगा, जब केसेस डाउन होना चालू होगा। फिलहाल 10 साल तक कोई नहीं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ उसका नतीजा आपको दिखेगा। आज अगर पॉलिसी बनती है जिस तरह से मैं कह रहा हूं, तो इसका नतीजा 10 साल, क्योंकि अभी होगा, इसका इम्पैक्ट आते आते एपिजेनेटिक्स चेंज होता है, वो चेंज होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, जैसे वातावरण का प्रदूषण है, फूड एडल्ट्रेशन है, प्लास्टिक्स है,
इन सब पे जब रोक आप लगाएंगे, तंबाकू गुटखा इसको बैन कर देंगे, उस पर भी एक चलता है डिबेट कि किसानों का क्या होगा। उसी खेत में और दलहन की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं है जो सोच रहे हैं लोग। ये टोबैको लॉबी है जिसका हैंड इन ग्लव्स होता है, और टोबैको लॉबी के कारण बैन नहीं किया जा रहा है। तो अगर इसको सबको सुचारू रूप से कर ले तो कैंसर केसेस 10 साल बाद जाके गिरना चालू होगा, और पब्लिक जागरूकता होनी चाहिए पब्लिक की। तो जन जागरूकता भी करें साथ में, तब तो ये रिजल्ट आएगा। तब तक पूछिएगा क्या, तब तक ये है मेरा मानना कि तब तक गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फेलियर है गवर्नमेंट का, तब तक गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी अब कैंसर का रोगी होगा स्टेट स्पॉन्सर्ड उसका इलाज होगा। चाहे तो तुम अपने कॉलेज में करा दो या इसमें करा दो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर कहीं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं जा रहा है, वो प्राइवेट में सुविधा उपलब्ध है, तो उसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उसका वहन करे। क्यों? फूड एडल्ट्रेशन किसने ये किया है? रोक किसको लगाना चाहिए? क्वालिटी ऑफ फूड किसको देखना चाहिए? एयर पोल्यूशन किसको देखना चाहिए? सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जिसके कारण मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने गुटखा तंबाकू नहीं लिया है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो क्रिएटेड है, तो आपकी जिम्मेवारी है, तो खर्च आप उठाइए, एट द सेम टाइम काम कीजिए रोकने के लिए, तब जाके कोई एक्चुअल जो नीति होती है तब बनेगी। अर्ली एज डिटेक्शन पर बहुत फोकस है। आप भी कहते हैं कि मेरे पास नहीं आना है, और घर में कैंसर किसी को हो जाना, ये कितना बड़ा, ये कैसे कमर टूटती है उस घर की, उस घर की व्यवस्था की। ये आप इतने केसेस आप कर चुके हैं, इतने परिवारों को आप देख चुके हैं, और आप हमेशा ये कहते हैं, सर मैं तो सुनता हूँ आपको, कि अर्ली एज डिटेक्शन पहले पता चल जाए। ये आपको लगता है बहुत जरूरी है? और खास अर्ली एज डिटेक्शन, ये जो अर्ली एज वाले हैं, इनमें अर्ली एज डिटेक्शन की क्रांति का आ जाना बहुत जरूरी है, और जल्दी जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन मतलब बहुत शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर को पकड़ लें, तो कुछ कैंसर तो प्री कैंसर स्टेज में पकड़ में आ जाएगा, जैसे मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और कुछ बिल्कुल अर्ली पॉसिबल जो स्टेज हो सकता है, स्टेज 1, उसमें डिटेक्ट हो जाएगा, जैसे स्तन का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब उस स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए 2 स्तर पे काम की जरूरत है, जागरूकता ही है। एक, हर इंसान ये जागरूक हो जाए, कोई भी असामान्य लक्षण उसको लगे तो अपनी जांच कराए, अपने डॉक्टर को कहे कैंसर रिलेटेड भी हमारी जांच करा दीजिए। अब असामान्य लक्षण एक लाइन में है, क्या क्या हो सकता है? कहीं गांठ का हो जाना, जैसे स्तन में गांठ हो, लाइटली मत ले। ब्लीडिंग हो जाना, महिलाओं का मासिक धर्म जो होता है उसके बीच में ब्लड आ जाए, संबंध स्थापित करने में ब्लड आ जाए, डिस्चार्ज आ जाए, आपको फेफड़े में खांसी हो और खांसी में बलगम में खून आ जाए, पेशाब में खून आ जाए, टट्टी के रास्ते खून आ जाए, तो असामान्य रक्तस्राव। वेट लॉस, आवाज में बदलाव, अपाचन या अम्ल की शिकायत जिसको एसिडिटी कहते हैं, आपने काउंटर से दवा ली, पेंटोप्राजोल खा ली, आराम हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर एसिडिटी हो गई, जांच करा लीजिए। ये हर इंसान को अपने दिनचर्या में होने वाले कोई भी असामान्य लक्षण के लिए जागरूक रहना है, एक। और डॉक्टर जो है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं, उनकी बात मैं कह रहा हूँ, जो डॉक्टर उनके पास जब मरीज आता है, तो एक मूवी थी हॉलीवुड की, स्पेशलिस्ट, उसमें था कि थीम ये था कि बम ब्लास्ट बहुत हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए जो एक्सपर्ट बनाया गया, उसने सस्पेक्ट करना चालू किया, एनीथिंग कैन बी बॉम्ब। अब मान लीजिए कि ये है बॉम्ब हो सकता है, ये भी बॉम्ब हो सकता है, चेक इट। सिमिलरली एनी सिम्टम, एबनॉर्मल सिम्टम कैन बी सिम्टम ऑफ कैंसर, जो आम बीमारियों के लक्षण है। तो सिर्फ डॉक्टर को इतना जागरूक होना है कि अगर आपने दवा दी, रिस्पॉन्ड ठीक नहीं कर रहा है, जांच करा लीजिए, हो सकता है कैंसर हो। 2 स्तर पर जागरूकता की जरूरत है, और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सप्लाई करने की जरूरत है। तो प्रिवेंशन पहला एम, अर्ली डिटेक्शन दूसरा एम, लाइफ कैन बी सेव्ड। और मैं उस दिन एक बात हर्ष में कहता हूँ, उस दिन अपने आप को सफल डॉक्टर मानूंगा जिस दिन हमारे जैसे, मेरे जैसे डॉक्टरों की जरूरत समाज को कम पड़ने लगेगी, अस्पतालों की जरूरत कम पड़ने लगेगी, तब मैं मानूंगा डॉक्टर का सही रोल अब अदा हुआ है। डॉक्टर का शाब्दिक अर्थ लैटिन वर्ड से निकला था डॉसियर,
मतलब शिक्षक, डॉक्टर का शाब्दिक अर्थ है टीचर। तो प्राइमरी रोल डॉक्टर को होता था टू टीच द सोसाइटी, मेक द सोसाइटी अवेयर, कीप देम हैप्पी, खुश रखो उनको, स्वस्थ रखो, और उसमें कोई अगर बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कर दो। ये सेकेंडरी रोल था, लेकिन अभी थोड़ा रोल रिवर्सल हो गया, प्राइमरी रोल खत्म हो गया, सेकेंडरी रोल प्राइमरी बन गया। तो ये हो जाए। दूसरा, मैं मानता हूं जिस मुल्क में अस्पतालों की संख्या बढ़ने लगे और पुलिस चौकी बढ़ने लगे तो मुल्क विफल हो गया। मतलब वहां के लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, पुलिस चौकी मतलब अपराध बहुत है, और इंस्टीट्यूशन कम होने लगे या इंस्टीट्यूशन क्वालिटी डिटेरियोरेट होने लगे। नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र आपने किया, अब ऐसा कौन सा हिंदुस्तान का विश्वविद्यालय है जहां पढ़ने लोग आपके बाहर से आना चाहते हैं, जैसे नालंदा के लिए आते थे। तो ये तीनों चीज़ें जो हो रही हैं, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और हर इंडिविजुअल को अपना अपना पार्ट करना चाहिए। तब जाके ये बदलाव आएगा, और तब जाके जो समाज बनेगा वो आनंदमयी समाज होगा। लोग स्वस्थ भी हों, पढ़े लिखे भी हों, और डर की भावना ना हो क्योंकि लूट लेगा, कोई मार देगा, पुलिस चौकी, जरूरत नहीं होगी, कम हो जाएगा। जीवन की प्रीमियम लग्जरी कुछ और है, और हम आज की प्रीमियम लग्जरी ओटीपी है सर। प्रीमियम लग्जरी ओटीपी है कि सामान आया है गेट पे, ओटीपी बताइए और ले लीजिए। अर्ली एज डिटेक्शन की आपने बात की, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अब मैं उस पर थोड़ा सा, आप इस पे बहुत बोलते हैं सर, बहुत इस पे आप चर्चा करते हैं। ये जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके खाने पीने की हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल, जिस तरीके का जीवन वो जी रहे हैं आजकल, शरीर नहीं चलता, घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, एक एक चीज के लिए आदमी है, घर में सामान पहुंचाने तक के लिए अब तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं, ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं। उसने शरीर में जंग लगाना शुरू किया। खासतौर पे जो यंग जनरेशन है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जो उनकी ईटिंग हैबिट्स है और जो लाइफस्टाइल, इन दोनों की बात मैं करना चाहता हूं। क्या ये उनको कैंसर की तरफ एक रास्ता जा रहा है क्या, उनको लेके ये सब जो कर रहे हैं आजकल? वो ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ कैंसर और हार्ट डिजीज का है, दूसरा नहीं है। इसकी मंजिल वही है। अब इसको मैं समझाता हूं आपको। आपने कहा ओटीपी जनरेशन, ये भी ऐसे समझिए आप कि देखिए, कैंसर शरीर के हर अंग में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बाल की जड़ में कैंसर होता है, नाखून के जड़ में कैंसर होता है, वो लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन बीइंग ऑन्कोलॉजिस्ट मैं बता रहा हूँ, हार्ट में कैंसर सुना है? हार्ट अटैक होता है, हार्ट में कैंसर सुना नहीं होता है। एट्रियल मिक्सोमा करके एक ट्यूमर है, सादा ट्यूमर है, वही होता है। हार्ट में क्यों नहीं होता है? हार्ट की एक्टिविटी देखिए, 24/7 चल रहा है। इसको समझाने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप अगर एक्टिव रहेंगे फिजिकली एंड मेंटली तो बीमारियों से दूर रहेंगे, कैंसर से खास करके। तो एक तो ओटीपी ने एक्टिविटी खत्म कर दी। जो माल मटेरियल आप खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता, मैंने बता दिया कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस पॉइंट नहीं कारगर साबित हो रहा है जो उस पर लगाम लगाया जाए। जैसे पाम ऑयल का इस्तेमाल खाना बनाने में जो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वो करते हैं। प्लास्टिक में गर्म खाना पैक करके भेज देते हैं, उससे BSA और थैलेट्स जैसे केमिकल निकल गए, खाने में आ गए। आपने खाना मंगाया, फ्रिज में रख दिया, बचा उसी डब्बे में, निकाला फिर उसी को माइक्रोवेव में रख दिया। कैंसर कैंसर कैंसर, खाने की गुणवत्ता का पता नहीं, कार्सिनोजेन उसमें था। प्लास्टिक का डब्बा कार्सिनोजेन, माइक्रोवेव कार्सिनोजेन। एक्टिविटी खत्म, क्योंकि अब तो कुकिंग में हाथ भी नहीं चलाना है। आइडियली जब हंटेरियन सोसाइटी से सिविलाइजेशन इन कर रहा था एग्रीगेरियन सोसाइटी में, तो नदी के किनारे क्यों बसा? लोग माइग्रेट करते गए, सिंचाई की व्यवस्था थी, फसल उगने लगी। जब वहाँ खेती होने लगी तो लोगों ने सारा सिस्टम किया कि भाई खेती भी करेंगे, खेत में काम करेंगे, फसल काटेंगे, लाएंगे, बनाएंगे। तो ह्यूमन जीनोम डेवलप हुआ, इवॉल्व होके ऐसे डेवलप हुआ है कि आप एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी आप खत्म करते जा रहे हैं और इनपुट खाना बढ़ाते जा रहे हैं, वो भी टॉक्सिक खाना। अब उसको ऐसे समझिए कि आपके खाने के लिए मुंह एक दिया गया, मतलब जहां से कोई भी चीज डालेंगे एक ही है। डॉक्टर का छोड़ दीजिए, वो नस से भी चढ़ा देता है, कहीं से चढ़ा देता है। नेचुरल तरीका एक है कि मुंह से आप कोई भी चीज अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, और ये जब डाइजेशन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म के बाद जो उसका टॉक्सिक एलिमेंट वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो 4 रास्ते से निकलता है। मल,
मूत्र टट्टी करते हैं, उसमें निकल गई गंदगी, पेशाब साफ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन कब्ज नहीं होना चाहिए। दो तो आप चलिए मोटा मोटी कर लेते हैं, लेकिन पेशाब भी पीला अगर हो रहा है तो इसका मतलब टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं निकल रहा है पूरा। पसीना और श्वास, अब कितने लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के बाद पसीना निकाल रहे हैं, तो एक पोर्टल बंद हो गया। श्वास, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, काम करते हैं तो सांस चढ़ती है, या प्राणायाम करते हैं तो कितने लोग कर रहे हैं। तो 2 एग्जिट पोर्टल आपने गंदगी का बंद कर दिया और 2 चालू है, और एंट्री पोर्टल से एंट्री बढ़ा दी आपने, तो क्या होगा, सब जमा होगा, तो पहले मोटापा होगा, टॉक्सिक एलिमेंट्स बॉडी के अंदर जमा रहेगा, स्लोली इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन प्रोसेस कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग जाए तो लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। इन्फ्लेमेशन प्रोसेस हार्ट में होगा, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक। सेल के अंदर बार बार हो, रिपीटेड हो, सेल डैमेज हो, रिपेयर हो जाए, डैमेज हो, रिपेयर हो जाए, एक समय ऐसा आएगा मिसमैच हो जाएगा और कैंसर का रूप ले लेगा। अब सेल के अंदर जो मिसमैच हुआ, इस पर बड़ी अच्छी किताब थॉमस सेफ्रेड ने लिखी, कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। अब अवधारणा क्या है लोगों में, कैंसर जेनेटिक बीमारी होती है। सिर्फ 5 से 10% कैंसर जेनेटिक है, बाकी जीन प्रिडिस्पोजिशन हो सकता है, जीन में चेंजेज आ सकते हैं, लेकिन जेनेटिक डिजीज नहीं है कैंसर। तो एक तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो टॉक्सिन्स अंदर जा रहा है, वातावरण का प्रदूषण है, सिगरेट है, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, अल्टीमेटली उसको जाके सेल के अंदर डीएनए को डैमेज करना है, और रास्ता एक ही है उसके पास, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाए, डीएनए डैमेज करे, और जो बॉडी रिकॉग्नाइज करती थी कि एबनॉर्मल चीज़ हुआ उसको किल कर देती है। P53 एक मॉलिक्यूल होता है, वो उसको मॉलिक्यूलर पुलिसमैन कहते हैं, वो ढूंढता रहता है कहाँ एबनॉर्मल, उसको किल कर दिया। लेकिन एक स्टेज ऐसा आ जाता है जो हमारा इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म सारा उसको रिकॉग्नाइज करना छोड़ देता है, बंद कर देता है, और कैंसर सेल चकमा देना सीख जाता है। अब जाके ये ग्रो करना चालू हो गया, एक स्टेज, एक अंग से दूसरे अंग जाना चालू हो गया, और अपने ह्यूमन बॉडी को बर्बाद कर दिया। तो इसको समझना है कि आप शरीर को जो चैलेंज दे रहे हैं वो गुड चैलेंज है, बैड चैलेंज है। जैसे डूइंग एक्सरसाइज गुड चैलेंज है, बट स्मोकिंग बैड चैलेंज है। तो बैड चैलेंज जो देंगे, तो उसमें सबसे पहला कैंसर का जो कारण है वो है आपका डाइट, खाना। 30 से 35% कारण कैंसर का आपके खाने में है। खाना क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला आप समझ लिए क्या है, कि मैं हर समय कहता हूँ 3 रसोई होती है। एक है भगवान की रसोई, नेचर ने जो चीज़ें तैयार की जिसको आप एज इट इज खा सकते हैं, उसको आप मान लीजिए भगवान की रसोई, वो आपके लिए बहुत स्वास्थ्य लाभदायक देगा। दूसरा है इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन जो भारत के घरों में बन रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी, इस तरह की चीज़ें, ये भी आपको ठीक रखेगा। और एक है शैतान की रसोई, जो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इस तरह से जो भी आपने ऐप बेस्ड फूड बोला, ये सब है शैतान की रसोई। आपको लगता है कोई आपके लिए खाना बना रहा है, वो अपना व्यापार कर रहा है, तो व्यापार में वो क्या क्या दुर्गंध कर रहा है ये आपको अंदाजा नहीं है, और आपके लिए उचित नहीं है, इससे बीमारी होगी। तो एक तो अपनी रसोई का खाएं, इंसान की रसोई का, या प्रकृति के दिए हुए चीज़ों को। कब खाएं, जब भूख लगे तभी खाएं। और भूख किसको कहते हैं, जैसे आप यहाँ गुजरे, पिज्ज़ा की खुशबू आ जाए, ये भी शैतान की रसोई है। समोसे की खुशबू आ जाए, आपने उठा के खा लिया, भूख नहीं थी, एक जस आपको लालसा बनी, आपने खा लिया, क्रिबिंग बोलते हैं, क्रिबिंग। हाँ। अब इसमें जो है कि ये आपकी ज़रूरत नहीं थी, ये ओवर आपने लिया। ऐसे ही खाना आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगा जिसमें फैट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, तभी आपको टेस्ट आता है। तो ये खाना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो खाना कब खाना है, इसका फॉर्मूला है, जब भूख इतनी तेज लगे, तो कितनी तेज, भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। इस लेवल की भूख लगे तो खाना खाइए, अदरवाइज उसको हंगर नहीं कहते हैं, लस्ट कहते हैं, वासना।
जो आप टॉपअप खाना लेते रहते हैं वासना है, लस्ट है, आपके दिमाग की उपज है। खास करके इंसान जब स्ट्रेस में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है, तो ओवर ईटिंग कर लेता है, खाना खा लेता है। क्योंकि ब्रेन को जब ग्लूकोज मिलता है तो डोपामिन मॉलिक्यूल से क्रिएट होता है और उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोर, और दो और दो। तो इसलिए शुगर की क्रेविंग होगी। और मेरी तो माने तो जो रिफाइंड शुगर है उसको नहीं खाएं आप, जहर है, बिल्कुल मत खाएं। जिनको आदत है उनको मैं कहता हूँ शुगर छोड़िए। तीसरे दिन आपकी क्रेविंग सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, उसको कंट्रोल कर लीजिएगा। जिसमें क्रेविंग होती है अदरक, नींबू, पानी, सादा पानी, ये आप लीजिए, क्रेविंग बंद हो जाएगी। 14 दिन अगर आपने छोड़ दिया फिर आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होगी। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। आप देख सकते हैं मोटापा कम हो जाएगा, डायबिटीज़ के लिए प्रोन नहीं होंगे, कैंसर का रिस्क कम होगा और हार्ट डिजीज का रिस्क कम होगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है आपके लिए। तो क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। कैसे खाने का मतलब ये है कि खाने को पूरी तरह से चबाएं, ईजी डाइजेस्टेबल बनाएं, क्योंकि मुंह में लार जो बनता है उसमें एंजाइम होता है टाइलिन, वो आधा तो कार्बोहाइड्रेट को वहीं पे डाइजेशन प्रोसेस चालू करा देता है। अब फिर जब प्रॉपर्ली चबाया हुआ खाना आपके स्टमक में जाता है, स्टमक को मेहनत कम करनी पड़ती है और डाइजेशन प्रोसेस में अच्छा काम करेगा। तो इंडाइजेशन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, रिफ्लक्स नहीं होगा। रिफ्लक्स कहते हैं खाना जब वापस आपके फूड पाइप में चढ़ता है और आपको खट्टा खट्टा महसूस होता है या रात में सोचते नींद खुल जाती है, रिफ्लक्स, उससे इसोफेगस कैंसर का चांस बढ़ेगा। खाने के साथ पानी ना पिए। खाने के पहले आप पानी पी लें, खाना खा लिया, हल्का फुल्का गुनगुना ग्रीन टी या गुनगुना पानी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पानी ना पिए, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेज जो उसको जा रहा है वो डाइल्यूट हो रहा है, तो डाइजेशन प्रोसेस गड़बड़ होगा और रिफ्लक्स भी बढ़ा देगा। खाने के 2 घंटे तक डाइजेशन होने दीजिए, उसके बाद पानी पी लीजिए। और अगर आपको पानी की ज़्यादा दिक्कत है तो खाने के पहले आप पानी पी लें, आधे घंटे बाद खाना खा लें। तो इसको ध्यान देना है। सोने से मिनिमम 4 घंटे पहले आप खाना खाएं। तो आइडियल तो ये है कि सनसेट के क्लोज आप खाना खा लें तो बेहतर है, खाना डाइजेस्ट हो जाए। हल्का खाना खाएं शाम को, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो आपके खाने में, शाम वाले में फाइबर ले लें और प्रोटीन ले लें। जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन मिक्स विथ सलाद, वेजिटेरियन है चना है, मूंगफली है, सलाद है, इसका कॉम्बिनेशन बनाएं, हल्का खाना खाएं। सोने तभी जाएं जब आपको पेट हल्का लगने लगे। कई लोगों को लगता है कि भूख लग जाएगी, नहीं लगेगी, आदत की बात है। 14 दिन आपका हैबिट में आ जाएगा, 14 डेज आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, हैबिट में आ जाएगा। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग का चल रहा है, उसके बहुत सारे रिसर्च आ गए। तो अगर आप 6-7 बजे खाना खा लेते हैं और अगले दिन आप 11:30-12 बजे आप प्रॉपर लंच ले लेते हैं, तो आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग तो ऐसे ही हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। करने की ज़रूरत तो है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा जब सिविलाइजेशन इवॉल्व हो रहा था तो यही था, जब लाइट नहीं थी, कि सूर्य की रोशनी में ही खाना बन जाता था और खाना हो जाता था। ये जो अर्बनाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इसका एक बैड ये है कि एवरी टाइम लाइट आपकी जली हुई है। अब लाइट से ही बता देता हूँ, स्लीप कितना डिस्टर्ब है, सिर्फ लाइट जले रहने की वजह से स्लीप डिस्टर्ब है इंसान की, लोगों को पता नहीं चलता है। इलेक्ट्रिसिटी जब रन करती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लाइट में सोना इंसान को नहीं ट्रेनिंग दी है। सर्काडियन रिदम होता है, पीनियल बॉडी एक दिमाग के अंदर एक ग्रंथि है, उसको अंधेरा चाहिए, इसीलिए रात में हम सोते हैं और सूरज की रोशनी निकलते जग जाते हैं, उसको कहते हैं सर्काडियन रिदम। तो एज क्लोज टू सनराइज आप जगें सूर्योदय के साथ, और सूर्यास्त के जितना पास सोएं उतना अच्छा हो सकता है। लेकिन काम का दौर है तो खाना कम से कम टाइम पे खाएं। वाईफाई ऑफ करें, मोबाइल डाटा ऑफ कर दें सोने से पहले, ये आपके नींद को डिस्टर्ब करता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आपके एबनॉर्मल ड्रीम्स आएंगे, ब्रेन इरिटेबिलिटी बढ़ेगी। और फ़ोन को अपने पास से हटा दें, दूर रखें, कम से कम 1.5 से 2 मीटर दूर, अपने बिस्तर के पास मत रखें, तकिए के नीचे रखें। ये थोड़े हैबिट चेंज। तो साउंड स्लीप हो गया, साउंड स्लीप ऑफ 8 आवर्स, ये प्रोटेक्टिव है कैंसर से भी और हार्ट डिजीज से भी। इसको अपने जीवन में उतार लें। ये थोड़े थोड़े अगर बदलाव करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 महीने के अंदर आप अपने आप से डिफरेंट फील करने लगेंगे, एनर्जाइज्ड,
लो नहीं महसूस होगा और काफ़ी बदलाव आ जाएगा। आप सर ये सब चीज़ें समझा रहे हैं, और यहाँ ऐप मैंने देखे कि भाई रात को 2 बजे खाना चाहिए, रात को 3 बजे खाना चाहिए, तो 5 मिनट के अंदर आपको खाना मिलेगा। कहानी इधर ये बढ़ रही है और आप बता रहे हैं कि ये करना है। अब जो लोग इस वक्त देख सुन रहे हैं उनको लगता है करना क्या है फिर? या तो जिंदगी बचा लेनी है, और या फिर रात को 2-3 बजे वाले ऐप। अब तो हो गया है सर कि 24 घंटे में आप कभी भी खाना मंगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐप देखे, उसमें नाम दिया हो कि आपको रात के 3 बजे भूख लग रही है, लिखा है उस ऐड में, मैं कंपनी का नाम ले लेना चाहता हूँ, 3 बजे यू आर हंग्री, डोंट वरी, हम आपको पहुंचाएंगे, अभी 5 मिनट में आपके डोर स्टेप पे खाना होगा। ये किस तरफ बढ़ रहे हैं सर हम लोग? ये देखिए, विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब उसको समझने की ज़रूरत है। ह्यूमन बॉडी जो काम कर रही है, इसका भी अपना एक सिस्टम है। आप इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। रात में हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अप हो जाना चाहिए, जो इंसान को कूल डाउन करता है, आंत की चाल को ठीक करता है, डाइजेशन कराता है। इसको कह सकते हैं ठंडा सिस्टम। और एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसको कहते हैं गर्म सिस्टम, जो फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन हमारे अंदर देता है। मतलब पल्स बढ़ा देना, पसीने आना, सांस तेज चलना, हार्ट रेट तेज हो जाना। ये रिएक्शन इसलिए बढ़ाता है कि आपको किसी भी जैसे शिकार करने गए, तो जो हंटेरियन जब सिविलाइजेशन था, तो उसमें जब शिकार दौड़ता था तो उसके पीछे इंसान भी दौड़ता था। तो ये आपका यही काम करता है। तो रात में पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव होना चाहिए ज़्यादा, और सिंपैथेटिक को स्लो डाउन होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, एक तो जगे हुए भी रहे, सिंपैथेटिक सिस्टम जगा हुआ है, खाना का खा लिया जो कि नहीं खाना था, उसमें पैरासिम्पैथेटिक सब सेटल डाउन करने में लग जाता है कि तुम सो जाओ, तो मैं डाइजेशन प्रोसेस करूंगा, जो रिमेनिंग फूड है लिवर को डिटॉक्सिफाई करूंगा, मशीन को कूल डाउन कर रहा है, कूल डाउन करने वाला समय। और आपने उसको चार्ज कर दिया कि अब काम पे लगो, डाइजेस्टिव जूस निकालो, ये करो, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर अंदर सेल कहेगा कि बहुत हो गया, विद्रोही हो जाएगा आपके लिए। बहुत तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, रोज यही कर रहे हो, अब विद्रोह होगा, आपको थप्पड़ मारेगा। सेल आपका आप ही को थप्पड़ मारेगा। कैसे थप्पड़ मारेगा कि तुम्हारी बात नहीं मान रहा हूं, अब तुम जो कहोगे नहीं, अब मैं अपने हिसाब से ग्रो करूंगा, अपने हिसाब से फैलूंगा और एक अंग से दूसरे अंग में जाऊंगा। वही तो कैंसर है। आप जब उकसा रहे थे तब आपने सोचा नहीं कि आप इतना उकसा रहे हैं, जिस दिन अगर क्रांति पे उतर जाएगा तो किसके साथ लड़ेगा? बाहर जाएगा लड़ने, आपके साथ लड़ेगा। तो आपके साथ लड़ाई शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी। तब कहते हैं, हमारे कई मरीज कहते हैं कि सर हमने तो कभी गुटखा तंबाकू कुछ नहीं लिया, शराब नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, क्यों हो गया? उनकी जीवन शैली को समझिए। जीवन शैली को समझिएगा तब। अच्छा, लाइफस्टाइल ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन चर्चा है, लेकिन आयुर्वेद में जीवन शैली पे बहुत चर्चा है। आयुर्वेद में तो जैसे स्वास्थ्य का फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग मॉडर्न मेडिसिन डिफाइन करता है, हेल्थ। और आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते। मतलब आपका दोष, धातु, मल क्रिया, आत्मा, इंद्रिय, मन सब प्रसन्न हो, इसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो अगर आप इस लेवल पे हैं तब तो समझिए कि आप स्वस्थ हैं। जस्ट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ। आपको लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ी सबको बीमारी हो जाती है, मुझे तो नहीं है। अंदर क्या क्या चल रहा है। और इस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को आप ऐसे समझिए कि पुराने ज़माने के घरों को देखा होगा कि एक बोन फायर करने वाली जगह रहती थी। तो आप इमेजिन कीजिए कि बोन फायर वहाँ होता है और उससे बीच बीच में चटक चटक के चिंगारी आपके कारपेट पे गिर रही हो। कारपेट ऊपर से एकदम ठीक लग रहा है, जगह जगह छेद होता जा रहा है, आपको तो पता नहीं चल रहा है, कारपेट तो नॉर्मल लग रहा है। जिस दिन आपने कारपेट उठाया तो भरभरा के फैल गया कि तो फटा हुआ था। यही चिंगारी आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस कहते हैं। ये चिंगारी बन के आपके शरीर को डैमेज करते रहती है और आपको मजे आ रहे हैं। और कैंसर कब डिटेक्ट होता है? 10 टू पावर 9 सेल, 10 टू पावर 9 सेल्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तब जाके 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर होता है। और आज भी भारत में 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर बहुत कम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्यों? आते ही नहीं मरीज, उनको सब कुछ नॉर्मल लगता है कि कुछ होगा। तो सोचिए कि कितना पहले ये चालू हो गया होगा। आप समझ रहे थे आप नॉर्मल हैं।
तो सिंपली अब कहिएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड, आपने कहा कि कोई कहता है ये करो, कोई कहता है कि करना क्या है। अरविंद राय बच्चन की एक रचना है मधुशाला, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है। उसका भावार्थ ये है कि कोई कहता है इस रास्ते चलो, कोई कहता है इस रास्ते, सही क्या है? तो उन्होंने कहा राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। तो आप अपने जीवन की राह खुद तय करें। आप उम्मीद ना करें कि व्यापारी आपको ऐप पे खाना भेज के आपके जीवन की राह तय कर दे। आप तय कीजिए कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है। क्यों? अमर तो कोई नहीं हो गया है। जितने दिन जियो स्वस्थ जियो, बस इतना तो करो, अच्छे से जियो, खुश होके जियो। तो बात उस पर आएगी कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू हो चुका है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, हार्ट डिजीज और कैंसर का। अभी आप आयुर्वेद को टच करके आप निकले सर, आपने बताया कि आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, और हमारा आयुर्वेद तो कई सैकड़ों वर्ष पुराना, बट आयुर्वेद को लेके भी बड़ी चर्चा बीच में रही। आयुर्वेद का बेजा इस्तेमाल शुरू हुआ, आयुर्वेद में कैंसर का इलाज, ये बड़ा ट्रेंड रहा। मुझे कई सारे लोग फ़ोन करते हैं कि अरे हमको बताया गया है वहाँ पे वो एक वो हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके आश्रम में जो है ना वो कैंसर का इलाज होता है। क्या? गौमूत्र से। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, आपको भी करते होंगे। आपके पास, आपने शायद एक दो बार मुझे बताया भी था कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट आपको बताते हैं कि हमको सर लग रहा था कि वहाँ चले जाते हैं, वो बोले कि गाय के मूत्र से ही ठीक हो जाएगा, क्या डॉक्टर के पास जाना है। ये किस तरफ बढ़ना शुरू हुआ आयुर्वेद का नाम, आयुर्वेद को लेके ये दुष्प्रचार ही कह रहा हूँ मैं इसको, मतलब और क्या कहूँ, आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं ना। इसके पहले एक मैं डिस्क्लेमर कर देना चाहता हूँ कि मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। तो कई लोग, जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर है इसलिए ऐसा बोल रहा है। उनको गलतफहमी है। अब हिंदुस्तान के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या वो अंग्रेज हो गए? हिंदुस्तानी रहेंगे ना। सिमिलरली हिंदुस्तानी भारतीय डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या ग्रीक का डॉक्टर हो जाएगा, स्पेन का हो जाएगा, लंदन का हो जाएगा? अब भारतीय रहेगा। और भारत का हर एक डॉक्टर आयुर्वेद का डॉक्टर है। क्यों? भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेद का डॉक्टर, इसका क्या मतलब है? हमारे पूर्वज, हम किनके वंशज हैं एज ए डॉक्टर? हिपोक्रेट के वंशज नहीं हुए हम, चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत के वंशज हैं हम। उसी परंपरा को लेके हम चल रहे हैं कि ये, हाँ, पद्धति विधा हमारी अलग हो गई कि हम पैरास्टामोल लिखते हैं, वहाँ पे जो आयुर्वेद में सुदर्शन घनवटी लिखेंगे अगर बुखार है तो ये अंतर हो सकता है। लेकिन हमारा सोचने का तरीका, हमारे मरीज, हमारा वातावरण, हमारी प्रकृति, अगर हम इसको लंदन से जोड़ें तो हम तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये डिस्क्लेमर था। दूसरी बात कि जब हमारे ऋषियों ने ये किया, आयुर्वेद की रचना की, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, बागवट, उस जमाने में भी उन्होंने लिखा, ताम्रपत्र पे लिखा, जहां भी लिखा, कलेक्ट होता गया, आज वो किताब फॉर्म में है। तो हमारे ऋषि भी इस लेवल के वैज्ञानिक ही थे, ऋषि थे, लेकिन खुद देखा उन्होंने कि मेरी महारत स्वास्थ्य पे ज़्यादा है, तो वैद्य कहला गए। आज हमारे बीच कौन सा ऐसा ऋषि है जो खुद स्वस्थ है? तो ऋषि परंपरा गई। तो जब हमारे ऋषि डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो आज जो लोग कह रहे हैं उनका रिसर्च क्या है? जो कह रहे हैं क्या क्वालिफाइड आयुर्वेद का डॉक्टर है? नहीं है। उसको मैं कहता हूं बाबा थेरेपी। ये बाबा बन के थेरेपी दे रहे हैं। तो जैसे हम लोग कंट्रोल करने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, तो बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया जाए कि बाबाओं को कंट्रोल करो भाई। धर्म कहां से आ गया? धंधा चल रहा है धर्म के नाम पे, धर्म नहीं है वो। तो उसको गौमूत्र का जो है एक चर्चा, एक शिविर कॉन्फ्रेंस में, मैंने आयुर्वेद के सारे डॉक्टर थे, मुझे बुलाया गया था, तो मैंने कहा था किस संहिता में ये वर्णन है कि गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है? थोड़ा घुमाने की कोशिश की। मैंने कहा स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक जवाब, और नहीं है तो आपने रिसर्च किया है, कैसे आप बोलते हैं? तो पता चला कि कहीं इसका वर्णन नहीं है और कोई आज तक रिसर्च नहीं हुआ है। आप बताइए कि पेशाब तो पेशाब है ना। अगर गाय के पेशाब से ठीक हो तो अपनी माँ का पेशाब तो ज़्यादा जेनेटिकली हमसे मैच करेगा, तो उसको पी लेते हैं।
ये एक मनोरोग है। इसका फायदा उठा के, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, महंगा भी है, तो लोगों को लगता है एक रास्ता मिल गया। तो मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, जो गौमूत्र से ठीक करने की बात करता है वो मुझे एक मरीज ठीक करके दिखाए, मरीज उसका, ट्रीटमेंट उसका, लेकिन मैं सुपरवाइज करूंगा। इलाज से पहले भी चेक करूंगा, जांच कराऊंगा, इलाज के दरमियान सुपरवाइज करूंगा, इलाज के बाद टेस्ट करके देखूंगा कैंसर अगर ठीक हो गया तो मैं उसका शिष्य बनने को तैयार हूं। मुझे भी अच्छा थोड़ी लगता है कि कैंसर की सर्जरी करना। अच्छा सा मतलब है किसी को बेवजह क्यों काटूं? अगर कोई आसान इलाज मिल जाए तो उसी से इलाज कर देंगे। ये चैलेंज मैंने किया, आज तक उसका जवाब नहीं आया, न कोई रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ मैंने ठीक किया है। तो साइंस ऐसे चलता है। जब हमारे ऋषि मुनि डॉक्यूमेंट करते थे, उन्होंने जो अनुभव किया लिखा, तो अभी भी लिखो ना भाई, रिसर्च करो, रिसर्च कर डॉक्यूमेंट करो, पेपर पब्लिश करो। फॉरेन में भी गौमूत्र गाय अब सोचिए, देखिए पागलपन है। उस गाय का सोचिए, अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि आज आपके घर में आप सुबह जगेंगे, 20 लोग लाइन लगा खड़े हुए हैं, आप पेशाब करिएगा और ले जाएंगे, तो गाय भी क्या अहंकार में आज लेट से मुतेंगे, खड़ा रहने दो। ये मनोरोगी है। बिना विज्ञान के आधार के, बिना आप साइंस के एविडेंस के इस तरह का इलाज करेंगे? साइंस कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सर्जरी, 5G कनेक्शन पे जा रहा है, और आप क्या बात कर रहे हैं? ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। क्वालिफाइड डिग्रीधारी आयुर्वेद का वैद्य जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हो, उसके पास जाएंगे, वो फॉल्स क्लेम नहीं करेगा, क्यों? पढ़ा है उसने, वो नहीं करता है। आयुर्वेद के नाम पे ये सब धंधा है, ये धंधा चल रहा है। इमेजिन कीजिए कि हमारी कोई दवा बनाने वाली कंपनी, ABC, कोई भी कंपनी जो दवा बना रही है, उसका मालिक आया बोलने लगे कि मैं कहता हूँ ये दवा खाओ, ठीक हो जाओगे। तो एज ए मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हम तो उसको अंदर कर देंगे, अंदर कर देंगे। यू आर नॉट इंटाइटल्ड। 12th के बाद नीट की परीक्षा देके तब इंसान MBBS या BAMS करता है, और वो आदमी जो इलाज कर रहा है वो तो 12वीं नहीं पास है, और छुट्टे खुले छूट के साथ बोल रहा है टेलीविजन पे। तो व्यापार हो रहा है भाई, उसको धंधा करना है। लेकिन हमारे यहां कंट्री में ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के तहत ही कैनॉट डू दिस, इलीगल है, गैर कानूनी है। मैजिक मतलब काला जादू वाला, काला जादू। और ड्रग मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप शरीर के अंदर बाहर इस्तेमाल करते हैं विद ए होप कि इससे फायदा होगा, वो लेबल होता है ड्रग में। सर, कोविड के दौर के बाद हमने बड़ा बदला हुआ जीवन देखा, बहुत कुछ बदल गया, लोगों के जीवन में इतने सारे बदलाव आ गए, और हमने वो जो दौर देखा है वो हम शायद ये कालखंड या अगले आने वाले कई कालखंड वो दौर नहीं भूलेंगे। बट कोविड में सरकार की तरफ से हुआ, वैक्सीन डली और वैक्सीन के लिए भी लाइन लगी। अब जबकि हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे केसेस आए। अब ये एक बात बहुत ट्रेंड में आ गई और इस पर चर्चा शुरू हो गई कि भाई जो वैक्सीन लगा है ना कोविड का, उसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं, उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ये इस पे आप बहुत, मैं चाहता हूं सर आप खुल के इस पे बताएं कि ये जो दिमाग की उपज चल रही है ना लोगों की, कि आपको जो वैक्सीन लगा है उसकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं और आपको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और आपको कैंसर हो रहे हैं और आपको बीमारियां हो रही हैं, ये सत्य है सर? देखिए, पहले तो पहली लाइन में यही क्लियर कर देते हैं कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक नहीं बढ़ा, कोविड डिजीज से हार्ट अटैक बढ़ा। अब दोनों को लोग मर्ज कर दे रहे हैं, ये गलत है। रिसर्च भी आई इस पे, रिसर्च पूरी होगी, बता दिया गया कि अब कहानी क्या हुई। आपने भी कहा कोविड में जीवन अस्त व्यस्त हुआ, लोगों में एक डर की भावना, मानसिक तनाव हो गया, इनसिक्योरिटी और अकेलापन महसूस होने लगा। अब देखिए, अकेलापन को समझिए क्या है। ऐसे भले आप कहेंगे कि मन करता है एक हफ्ते कहीं छुट्टी लेके मोबाइल ऑफ करके हम बैठें, वो तो ठीक है। मैं कहता हूँ एक दिन कोशिश की अपने घर में मोबाइल टेलीविज़न बंद, किसी से बातचीत 24 घंटे रह लीजिए, नहीं रह पाएंगे। अकेलापन खाता है इंसान को। एक स्थिति हुई एकाकीपन। एकाकीपन में इंसान
दो लोगों के साथ, मैं और मैं के साथ होता है। अकेलापन और एकांत दो अलग 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 बड़ा थिन लाइन है सर इसमें। हाँ, अब जो ये एकाकीपन वाला है, ये मैं और मैं होता है। मैं से बात करता है, फिर मैं को जवाब देता है। तो दो लोग होते हैं। और एक स्थिति आती है कैवल्य, जब मैं भी खत्म हो जाता है, शून्य की स्थिति। ये स्थिति आपको एक इनलाइटेंड स्पेस में पहुंचाता है, ट्रांसडेंटल स्टेट में पहुंचाता है। इसकी तो जरूरत है, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन अकेलापन खाएगा। क्यों खाएगा? जैसे आप अकेले बैठेंगे तो जितने थॉट्स हैं गड़े हुए, जिसको उदाहरण के तौर पे कहते हैं गड़े मुर्दे निकलना, गड़े मुर्दे निकलेंगे और आप पागलों की तरह बेचैन होने लगेंगे। इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी सब चालू हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हुई कोविड में, मेंटल स्ट्रेन बढ़ा। दूसरा, डॉक्टर एरिक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने ऑटोप्सी पोस्टमार्टम मतलब कोविड डेथ के बाद उन्होंने ऑटोप्सी करके देखा, कहा कि इसमें लंग के ब्लड वेसल में माइक्रो एंजियोपैथी है। माइक्रो एंजियोपैथी मतलब छोटे खून की नलियों में खून का थक्का बना हुआ है और इसके कारण फेफड़ा डैमेज हुआ। न कि डायरेक्टली कोविड वायरस फेफड़े को डैमेज कर रहा था, कोरोना वायरस ऐसा नहीं था, क्लॉट बना रहा था। तो बात तो समझ में आई, क्लॉट बना रहा था। तो कि क्या क्लॉट सिर्फ लंग में बनाया है? नहीं। एज ए कैंसर सर्जन जब मैं कोविड से रिकवर हुए मरीजों को ऑपरेट करता था, तो इस एरिया में हेड एंड नेक में ऑपरेट कर रहा हूँ या कहीं भी शरीर के किसी पेट के अंदर स्तन का ऑपरेशन कहीं करिए तो एक इन्फ्लेमेशन का फ्लूइड मिलता था। तो मतलब कोविड सिस्टमिक डिजीज थी, सिर्फ लंग की डिजीज नहीं थी। बाद में प्रूव हुई है, H2 रिसेप्टर जहाँ जहाँ था वहाँ अटैच होता था, इन्फ्लेमेशन कराता था। सेम इन्फ्लेमेशन वो हार्ट के ब्लड वेसल्स में भी कराया। और कोरोनरी आर्टरी, हार्ट के ब्लड वेसल कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी एंजियोपैथी हुई और क्लॉट बना, जिसके कारण हार्ट अटैक बढ़ा। ये बाद में रिसर्च में प्रूव किया गया। तो उन वन लाइन, कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक नहीं बढ़ा, कोविड बीमारी से हार्ट अटैक बढ़ा। मैंने आपने अपनी सर्जरीज में भी ये पैटर्न देखा सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट कोविड जो सर्जरीज Post-COVID, आपने की बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हाँ, उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया याद आ गया। एक हमारी मरीज थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और तो उन लोगों का जॉब पब्लिक जॉब है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी आदत लग गई थी मुंह में गुटखा दबा के और काम करने की। तो टंग कैंसर हुआ, कोविड पीक पे चल रहा था। तो आमतौर पे हम लोग मरीज जब देखते थे तो मास्क लगा के देखते थे। अब मरीज के मुंह में कैंसर है तो मरीज तो मास्क हटाएगा, हटाया। अब जब सर्जरी करने की बात उनको बताई गई तो लेडी ब्यूटिशियन, चेहरे पे निशान आ सकता है, ये सारा कुछ था कंसर्न। तो बहुत रोने लगी। एक समय के बाद मेडिकल में ह्यूमन टच जो है वो रोबोटिक नहीं हो सकता है, मैकेनिकल हम नहीं रह सकते हैं। तो मुझे भी लगा ठीक है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, कुछ पता नहीं था, तो मैंने भी मास्क हटा दिया। उनको सांत्वना समझाने 15-20 मिनट समझाया, नॉर्मल हुई। फिर कही कि ठीक है सर्जरी कराएंगे। सर्जरी के लिए जब गई तो जब टेस्ट दिया तो कोविड पॉजिटिव थी। हाँ, अब मेरे डॉक्टरों ने कहा सर अब, मैंने कहा मरीज का ख्याल करो, मरीज को कहो रेस्ट पे करें रहें, अपनी रिपोर्ट रोज बताएं, फीवर तो नहीं आया, ये नहीं आया, सब जो भी हुआ रिकवर हुई। 14-15 दिन बाद फिर आई, फिर सर्जरी भी हुई। अब इसमें मैं कोई अपनी बहादुरी नहीं बता रहा हूँ, ये तो एक्सीडेंट है। अगर मेडिकल प्रोफेशन चुना है तो ये रिस्क रहेगा। अब सिपाही अगर सरहद पर लड़ रहे हैं तो रिस्क रहता है गोली लगने की, तो ये रिस्क डॉक्टर को रहता है कि ऐसी बीमारी से मरीज ग्रसित हो जो संक्रमण आपको बातचीत करने में भी आ सकता है, तो ये रिस्क रहेगा। लेकिन अब डॉक्टर का काम क्या है कि इस रिस्क को देखिए, बैलेंस कीजिए और अपने आप को फिट रखिए, ताकि इस तरह का अटैक जब हो तो आपका डिफेंस सिस्टम उसको अटैक करके खत्म कर दे, आप बीमार ना पड़े। तो पहले जो मैं दूसरों के लिए करना, पहले अपने तो कर लूं, तो मुझे फिर कोई संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, क्वारंटीन ये सब तो अपने दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए किया, लेकिन कोई लक्षण नहीं है। तो जो इम्यूनिटी की बात होती थी, इम्यूनिटी को, डिफेंस सिस्टम को आप सम अवस्था में रखिए, ना बढ़ाने की जरूरत है ना कम करने की जरूरत है। और सम अवस्था में रखने का स्वास्थ्य की जो परिभाषा मैंने बताई वही है। यहाँ सर
आजकल खासतौर पे महानगरों में हम देखते हैं बड़ा 7 स्टार कल्चर है मेडिकल फैसिलिटीज़ का, बड़े बड़े अस्पताल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, और उसमें 7 स्टार कल्चर ये है कि सब कुछ करा लीजिए, आप गए हैं तो फिर जब तक इतने पैसे, जब तक आपका एटीएम खाली ना हो जाए तब तक आप कैसे वापस आ सकते हैं बिना इस सर्टिफिकेट के कि यू आर फाइन, डोंट वरी। देखा, आप एकदम ठीक है ना। ये कल्चर बहुत तेजी से बढ़ता गया, बट ऑन द अदर हैंड एक सेकंड ओपिनियन का कल्चर भी, बहुत जल्दबाजी में कोई अस्पताल एक मरीज को पकड़ता है, वो उसके पास पहुंचता है, उस पर इसको लगता है ये मेरे से छूटना नहीं चाहिए जब तक इससे मैं पूरे पैसे खींच न लूं। उस चक्कर में वो बेचारा, वो मरीज, उसके जो अटेंडेंट्स हैं, वो सेकंड ओपिनियन कहते रह जाते हैं, दबाव में नहीं ले पाते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस होता है, जिसकी वजह से कई केसेस ठीक होने की कगार से मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, उसको आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, या ये करने के बजाय 7 स्टार कहने को कहिए कि स्वास्थ्य का व्यापार मंडल है वो, जैसे जहाँ व्यापारी इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, डॉक्टर की हालत देखिए, पेशो पेश में है डॉक्टर। सरकारी संस्थान को फेल करा दिया गया, आरक्षण इंपोज कर दिया गया। मेडिकल में क्यों आरक्षण है भाई? डिफेंस में क्यों नहीं दिए हो? डीआरडीओ में क्यों नहीं दिए हो? सुरक्षा के डर है ना, तो इसमें जान जाएगी, डर नहीं है। फिर एंट्री होने दो मेडिकल में, जो टैलेंटेड लड़का एग्जाम क्रैक करे, मेडिकल में आए, नौकरी में वही जाए, गवर्नमेंट सेटअप इतना बढ़िया हो, सारा काम वहाँ हो जाए। ये नहीं किया गया, पहला फेलियर। इसमें व्यापार दिखा, आपदा में अवसर। तो प्राइवेट प्लेयर जो है वो कोई डॉक्टर थोड़ी होता है जो अस्पताल बनाता है, वो बिजनेसमैन है। वो पैसा बिल्डिंग बनाने में लगा सकता था, फैक्ट्री डालने में लगा सकता था। तो उसने कहा इजी मनी है, आप अगर फैक्ट्री डालेंगे मजदूर काम करेगा, होता अनपढ़ हो या लिटरेसी रेट कम हो। यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर आपका मजदूर बनेगा, तो आपका ईगो भी सेटिस्फाई हुआ। और पैसा कमाने के लिए आपको डायरेक्ट नहीं इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, आपके बिहाफ पे कोई और इंटरेक्ट कर रहा है। तो कहिएगा कि फ्री में कर दे, बिल्कुल नहीं। कोई भी संस्थान चलाने के लिए पैसा चाहिए। सरकारी संस्थान चलाने के लिए गवर्नमेंट डोनेशन आता है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। तो प्राइवेट चलाने के लिए पब्लिक पैसा देगी। इस पे कैपिंग की जा सकती है कि इस इलाज की सुविधा के लिए ये स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल होगा, ये रूम का किराया और ये किराया 5 स्टार होटल थोड़ी हॉस्पिटल दे रहा हो ना भाई, इससे ऊपर नहीं रख सकते हो। जैसे कोविड के समय कैपिंग हुई थी कि विदाउट वेंटिलेटर एंड विद वेंटिलेटर 2 ग्रेड है और यही चार्ज रहेगा। ये कैपिंग क्यों नहीं हो सकती है? तो ये हर समय के लिए लागू क्यों नहीं हो सकता? हर समय के लिए, एग्जैक्टली। उस समय भी टेलीविजन डिबेट पे मैंने बहुत हंगामा किया था इस बात पर, जब लोगों ने कहा कि 5 लाख पहले जमा करा लेते हैं, 16 लाख का बिल आ गया। मैंने कहा क्या इसमें इलाज क्या करते हैं भाई? इलाज तो है ही नहीं कुछ इसमें। तो उस समय गृह मंत्री अमित शाह ने ये डिसीजन लिया और इसको इंप्लीमेंट किया कि नहीं, कैपिंग करिए बिस्तर पे। पर डे का चार्ज फिक्स हो गया अक्रॉस कंट्री, कहीं आप ज़्यादा नहीं ले सकते थे। दूसरी समस्या दवाइयों पे, पब्लिक क्या करे, कहाँ जाए? अब गवर्नमेंट में इलाज नहीं है या भीड़ बहुत है, प्राइवेट चलेगी। अब प्राइवेट में दवाइयों पे एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आपको लगता है कोई इतना ईमानदार बैठा है जो एमआरपी लिखा है उससे कम में देगा? वो तो मैक्सिमम भी लेगा भाई, मिनिमम क्यों लेगा? उसका मतलब निकाला जा सकता है मिनिमम रिटेल प्राइस, कि इससे नीचे नहीं बेच सकते हो, लेकिन लिखा गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम लिखा क्यों? पहला। दूसरा, कितना लिखा? 500 से 600% जो लैंडिंग कॉस्ट होती है, मतलब जितने में दवा दुकान तक पहुंच जाएगी उसके ऊपर मुनाफा होता है। मतलब वही दवा अगर आपकी जान पहचान है, पुरानी दिल्ली में जो होलसेल स्टॉकिस्ट होते हैं 2000 में ले सकते हैं, मान लीजिए कैंसर की एक दवा, उस पर एमआरपी 17,000 रुपये है। इतना मार्जिन होता है? इतना मार्जिन तो क्यों रखा गया? आप कहिएगा किसने रखा? डॉक्टर ने रखा? डॉक्टर ने रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है ये। तो उसको क्या करना चाहिए कि जब दवा लेके कोई कंपनी आता है तो अप्रूवल के लिए डालता है ना भाई कि हम एमआरपी इतना रखना चाहते हैं, कैप करो कि 20% मुनाफा रहेगा तुम्हारा। 20% मतलब कंपनी तो अपना मुनाफा लेके कोट कर रहा है, अब एमआरपी लिखने के लिए अप्रूवल ले रहा है।
तो 20% मुनाफा देके कैप करो। 492 ड्रग्स पे, बहुत दिनों से इस पर मैं चर्चा कर रहा था, तो 492 ड्रग को एसेंशियल ड्रग बोल के उस पर कैपिंग की गई है। तो मैं कहता हूं कि नॉन एसेंशियल ड्रग कौन सी होती है? कोई मूंगफली है, भुज्जा है, कि शौक से कोई खाएगा? अरे दवाई है, बीमार होगा तब तो खाएगा। ऑल ड्रग्स आर एसेंशियल ड्रग्स। तो ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स कहते हैं सिरिंज, इंट्राकैथ, निडल, इम्प्लांट, स्टेंट, सब पे कैपिंग करो। ये तो गवर्नमेंट का काम है। रेट रेगुलेशन, हॉस्पिटल कैपिंग, इन्वेस्टिगेशन कैपिंग, ये हो गया। अब देखिए कहाँ से मोरालिटी और एथिक्स चालू होगा। अब जब आपने कैपिंग कर दी, बेवजह का मुनाफा नहीं है, तो कहे जो अच्छा लिखवाते किससे? डॉक्टर को ही प्रेशर डाल के लिखवाते होंगे। डॉक्टर कहेगा किस लिए लिखना है यार, इतना तो कोई खास इस पर प्रॉफिट आना नहीं है हॉस्पिटल को, मत लिखो। मोरालिटी चालू हो गई ना, वहीं से एथिक्स आ गया। डॉक्टर बाय नेचर अनएथिकल काम नहीं करना चाहता है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके सिचुएशन में ऐसे पहुंचा दिया जाता है कि उससे करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है। उसकी पढ़ाई हुई नहीं इन चीज़ों के लिए, फाइनेंस के लिए। एमबीबीएस में थोड़ी फाइनेंस पढ़ाते हैं, अकाउंटिंग थोड़ी पढ़ाते हैं, व्यापार बिजनेस नहीं पढ़ाते हैं। उसको तो खाली जान बचाना सिखाया गया ना सर, बस उतना ही सिखाएगा, और वही कर भी रहा था। इन राक्षसों के, दानवों के चंगुल में फंस के डॉक्टर परेशान है। एक तरफ पॉलिटिशियन है दानव, और दूसरी तरफ व्यापारी हैं। पॉलिटिशियन ने गवर्नमेंट को बर्बाद किया, गवर्नमेंट संस्थान को, और जो बिजनेसमैन हैं इन्होंने प्राइवेट को बर्बाद किया। कहाँ जाए डॉक्टर? अब जो नॉन मेडिको मैनेजमेंट वाला आता है, वो तो आज ये, कल तो कोई साबुन बेच लेगा, नूडल्स बेच लेगा, वो तो मार्केटिंग का आदमी है, एमबीए है। डॉक्टर कहाँ जाएगा अस्पताल के अलावा? उसको तो काम करने को कोई अस्पताल चाहिए। पब्लिक डिमांड करेगी तभी होगा। पब्लिक डिमांड करेगी, स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। आप राम मंदिर मांगे, मिल गया ना? 370 मांगे, मिला कि नहीं मिला? आप मांगिए कि स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य प्राथमिकता, मिलेगा। पॉलिटिशियंस आर वेरी श्रूड, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे नो हाउ टू हैंडल। उनको जब ही लगेगा कि मेजॉरिटी अब ये चीज़ मांग रही है, देना पड़ेगा, मजबूरी है। तो आज से जो सुन रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ, अपने विधायक से और सांसद से, इलेक्शन का टाइम आने वाला है, ये क्या किया 5 साल में? एक मुद्दा पूछिए रहा, स्वास्थ्य के लिए क्या किया तुम? अब हमको क्या दिल्ली नहीं आना पड़ेगा तुम्हारे एमपी हाउस में चिट्ठी लिखवा के कि एम्स में नंबर लगवाने के लिए? इस बार सांसद बनने के बाद अब लगता है कि मैंने इलाज हो जाएगा बिहार में, इलाज हो जाएगा। तुमने क्या किया है? ये हर स्टेट के लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को अपने अपने सांसद से अकाउंटेबिलिटी करके, और स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है। एम्स बनाने से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होती है। जो कहते हैं कि इतने एम्स बना दिए, जो एम्स बना हुआ उसको तुम चला रहे हो ठीक से, नहीं चला पा रहे हो। अब एक्स्ट्रा किस लिए बना रहे हो? पहले उसको सुचारू रूप से चलाओ। दूसरा जो और भी महत्वपूर्ण बात है, इसको कहा था हेल्थ केयर, जहां हेल्थ को केयर किया जाता है। और जो मंत्रालय उसको कहा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। लेकिन वहां क्या डिस्कशन होता है? कैंसर के हॉस्पिटल बना दो, हार्ट का हॉस्पिटल बना दो। परिवार कल्याण कहाँ है इसमें? और स्वास्थ्य कहाँ है? ये जो हेल्थ केयर है, इसमें कौन सा कोना आपको वेलनेस का दिखता है कि जहां एक स्वस्थ व्यक्ति जाए, मैं स्वस्थ हूं और आगे मैं क्या क्या करूं जो स्वस्थ रहूं? योगा सिखाया जाए, नेचुरल लिविंग स्टाइल सिखाया जाए। कौन सा हॉस्पिटल में आपने देखा है? सिर्फ बीमारियों का इलाज हो रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ऐसे संस्थान का नाम बदल के हेल्थ केयर की जगह सिक केयर कर दिया जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मिनिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड इलनेस कर दिया जाए, क्योंकि वेलनेस प्रोग्राम उनके दिमाग में है ही नहीं। इस चक्कर में रिसर्च डूब चुका, हिंदुस्तान का रिसर्च। जीडीपी का सिर्फ 2% आपका स्वास्थ्य बजट आता है। 4 फॉर्मूला है स्वास्थ्य बजट कैलकुलेट कर, जिसमें जो सबसे कम कैलकुलेट करके जो फॉर्मूला बता रहा है, उसमें भी कहता है कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए 5% स्वास्थ्य बजट पे होना चाहिए आवंटन। 2% अंडर बजट, प्राथमिकता नहीं है। इसलिए तो उस स्वास्थ्य बजट का 1.2% आपके रिसर्च पे खर्च है। सोचिए क्या रिसर्च कर लेंगे आप। और उसी स्वास्थ्य बजट का 0.6%, 0.6% आपके वेलनेस प्रोग्राम पे खर्च है। तो क्या वेलनेस कर देंगे? तो आप चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहें, आप चाहते हैं बीमार पड़ें, तो पहले फास्ट फूड खिलाओ,
जो नॉर्मल रिक्शा चलाता था ई रिक्शा में दे दो, बैठा बैठा डायबिटिक हो गया, खाने की आदत वही रही भात दाल, तो खाना वही खाया और शारीरिक श्रम खत्म हो गया, बीमार हो गया, किडनी फेलियर लेके आ रहा है। तो इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। लोगों को रिक्रिएशन की जगह नहीं है, मेंटल स्ट्रेन में है, वॉक नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कहीं जाके पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बीमार बनाओ। और जब तुम चारों तरफ से घिर जाओ तो है ना, हम अस्पताल बना दो। तो ये एक मकर जाल बुना गया है, इस पूरे फॉर्मूला पे चलता है सब कुछ, पूरे फॉर्मूले पे चलता है। अदरवाइज कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है जो खाने में मिलावट को हम नहीं रोक सकते हैं? कौन सा रॉकेट साइंस है जो क्वालिटी एश्योरेंस जो लोग ईटेबल्स खाते हैं उस पर नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है जिसमें प्रदूषण को काबू नहीं कर सकते हैं? जो कहते हैं नहीं होगा काबू, मैं ओपन डिबेट करता हूं कि मेरे सामने आओ, 10 पॉइंट्स बताऊंगा, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम जनवरी। और तुम अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करते हो ना प्रदूषण की, जब ऑड इवन लगाते हो, उस समय मैं दिखा दूंगा कि प्रदूषण कैसे कम हुआ। उज्बेकिस्तान में गया, वहाँ स्वास्थ्य मंत्री मेरा दोस्त है, एक सेनेटर भी था, उनको मैंने एक छोटी सी चीज़ बोली, 3-4 महीने जब मैं गया तो इम्प्लीमेंट हो रही थी चीज़ें। मैंने कहा था कि जो यहाँ भी मैं कहता हूँ ये लगाना चाहिए, रोड के किनारे जो भूमि अपर्दन होती है, सॉइल इरोजन, गाड़ियाँ जब जाती है धूल, उससे PM10 बढ़ता है। मैंने कहा इस पर दूब घास लगवा दो। अगली बार जब मैं गया तो मुझे विजिट पे ले गया, कई जगह तो लग चुका था, मेरे सामने लग रहा था, मिट्टी के चकत्ते उठा उठा के दूब घास लगा हुआ ला के डाल रहे थे। एक ड्रिप इरिगेशन मेथड डाल दे, धूल उड़ेगी नहीं, उसके धूल उड़ेगी नहीं, पोल्यूशन कम, रोड क्लीन रहने लगी। इसी तरह के 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। आपको ऑड इवन करने की जरूरत नहीं होगी, दिवाली को बदनाम करने की जरूरत नहीं होगी, पराली को बदनाम करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अब दिल है काला तो दिल्ली तो काली होगी, चाहे पराली जले ना जले। आप पंजाब को बदनाम कर दीजिए, हरियाणा को बदनाम, उससे नहीं होगा। इकोनॉमिक्स समझिए इसमें, ऑटोमोबाइल इकोनॉमिक्स क्या है। प्रदूषण जान ले रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, लंग कैंसर केसेस बढ़े। एट द सेम टाइम आप एक गाड़ी लेते हैं, अगर पैसा हो गया तो बड़ी गाड़ी ले लेंगे, डीजल इंजन होगा बड़ी गाड़ी में, 15 साल लाइफ मानी जाती है किसी गाड़ी की, लेकिन दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होगा डीजल इंजन का 10 साल। अब मान लीजिए कि 30 लाख रुपए की गाड़ी अपने लिए, रजिस्ट्रेशन पे किया 15 साल, लाइफ मिली 10 साल, तो 5 साल आप उस 30 लाख पे अब सरप्लस कर दीजिए। जो 30 लाख आपको 15 साल में स्प्रेड करना था, मतलब 2 लाख पर ईयर, अब ये 10 साल में हो गया तो 3 लाख हो गया, तो गाड़ी कॉस्टली होगी आपकी। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपने ज़्यादा दिया, ग्रीन सेस लग गया आपके ऊपर दिल्ली में क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद ऑड इवन वो क्या भारत टू ग्रैप लगा दिया, तो 2 महीने आपकी गाड़ी बंद हो गई। तो हर साल कितना, 2 महीने कम, 10 महीने आपने गाड़ी चलाई, इंटू 10 साल 20 महीने, तो लगभग 2 साल और, तो 8 साल के लिए आप पैसा दे रहे हैं 15 साल, मतलब 50% इन्फ्लेशन। तो 30 लाख की गाड़ी हो गई 60 लाख की। और उसके ऊपर आप उसमें चलेंगे ऐप बेस्ड टैक्सी से, वो खर्चा होगा। गवर्नमेंट फेलियर है ना, गवर्नमेंट उन सब कार होल्डर को जिनकी गाड़ी बंद हुई कार दे दे कि गवर्नमेंट की गाड़ी से आप जाइए, CNG है, या कहे कि हम डीजल गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होने देंगे दिल्ली में, तो पेट्रोल गाड़ी ले। अब इस इकोनॉमिक्स को जब आप समझेंगे तो लगेगा कि ये तो पब्लिक बेवकूफ बन रही है भाई। उसके बाद उस समय केसेज बढ़ गए अस्थमा के, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के, और लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर के केसेज। तो वहां भी एक धंधा चल रहा है। तो एक जगह आप रोक लगाइए, देखिए कितनी जगह रोक लगेगी। सेकंड ओपिनियन वाली जो एक प्रश्न था बीच में, कितना इंपॉर्टेंट होता है सर सेकंड ओपिनियन? देखिए बहुत जरूरी है। विज्ञान में आधार, पारदर्शिता तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, और ये विज्ञान है, मेडिकल साइंस। तो इसमें डॉक्टर ओपिनियन देता है कि मतलब मेरे ओपिनियन में ये होना चाहिए बेस्ड ऑन माई नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड करेंट अपडेट, जितने रिसर्च आ रहे हैं। वो फोर्स नहीं करेगा। अब ये जो बैठे वहां नॉन मेडिको MBA वाले बाबू होते हैं, डायरी टोपी लेके घूम रहे हैं, उनको तो बिजनेस दिख रहा है, वो उसको इंसिस्ट करेगा। जैसे अभी ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी कि यहीं करा लो, अरे क्यों? एवरी मेजर डिसीजन, हार्ट का हो, कैंसर का हो, किसी भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको 2-3 क्वालिफाइड डॉक्टरों से ओपिनियन लेना चाहिए।
इंडिपेंडेंट, हॉस्पिटल के नाम पे मत जाइए, कहीं किसी अस्पताल में इंडिपेंडेंट डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी पता कीजिए और उसके पास जाइए। डॉक्टर क्वालिफाइड हो। मैं हर समय कहता हूं, बिल्डिंग नेवर क्योर्स योर पेशेंट। 7 स्टार दिखने वाली बिल्डिंग थोड़ी इलाज करेगा। इट इज द पर्सन, डॉक्टर सिटिंग इनसाइड द हॉस्पिटल। उसमें 5 क्राइटेरिया होना चाहिए। ए, एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब आपको देखे। बी, बैलेंस्ड इन पर्सनैलिटी। अगर खुद ही पैनिक में रहेगा, खुद ही घबरा जाएगा बीमारी को देखकर, क्या आपका इलाज करेगा? ये आपने सवाल कर दिया तो डांट देगा। कैंसर में तो खास करके मरीज टूटा हुआ था। सी, क्लिनिकली क्वालिफाइड, क्लिनिकली स्किल्ड होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? MCH कैंसर सर्जरी की डिग्री होती है, वो मिनिमम बेसिक डिग्री है यहाँ पे कैंसर सर्जरी करने के लिए। आज क्या है, MS सर्जरी वाले भी कैंसर सर्जरी क्लेम कर देंगे करने के लिए। गैस्ट्रो सर्जन कैंसर करने लगा है, गायनी वाले कैंसर कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। गो टू ए क्वालिफाइड पर्सन। डी, डेडिकेटेड, अपने प्रोफेशन के लिए समर्पित हो। एंड ई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईगोलेस होना चाहिए। अगर ये 5 क्राइटेरिया है उस आदमी का जो उस बिल्डिंग में बैठा है, अब बिल्डिंग कैसी भी है, गंदी है, पुरानी, तुम्हारा घर थोड़ी है, रहने थोड़ी आया हो, इलाज कराओ। सेकेंड ओपिनियन डॉक्टर को ही एडवोकेट करना चाहिए। होता मरीज नहीं जानता हो, मरीज सवाल करता है, सब बताओ, उसके बाद बोलो कि तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, जाओ घर पे मशवरा करो और उसके बाद 1-2 जगह और ओपिनियन लो, फिर जहां आपको उचित लगता है वहां पे इलाज कराइए। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, ये बिजनेस नहीं है। और इसके बीच में खड़ा डॉक्टर को ही रहना पड़ेगा। क्यों? मेडिकल साइंस हम जानते हैं ना। तो व्यापारियों और मरीज के बीच में डॉक्टर को खड़ा होना पड़ेगा, और सरकार के फेलियर, नीतियों के फेलियर और मरीजों के बीच में फिर डॉक्टर को ही खड़ा होना पड़ेगा। वो एक हिमालय बन के खड़ा रहे बीच में, तब स्वास्थ्य की रक्षा होगी। और हमारे आयुर्वेद की संहिता में लिखा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा धर्म है। हमारा मजहब, हमारा धर्म कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन वाला नहीं है डॉक्टरों का। और ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है। अगर सारे डॉक्टर को वर्ल्ड के मिला दिया जाए तो इससे बड़ी कम्युनिटी कोई नहीं है। तो इस कम्युनिटी की इज्जत तो हमें करनी पड़ेगी, एडवोकेसी भी हमें करनी पड़ेगी, और अगर कुछ लोग इसमें ब्लैक शिप आएंगे तो उनको ठीक भी हमें करना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा बीच में, मतलब। बिल्कुल। AI, अब हम लोग थोड़ा कुछ ऐसे प्रश्न बचे जिसमें मुझे लगता है हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं सर। आगे आने वाला जो फ्यूचर है, जनरेशन नेक्स्ट है, उसमें आप बता रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी से रोबोटिक सर्जरीज, और ये चीज़ें क्या भविष्य हैं सर? इस प्रश्न पे आप थोड़ा मुस्कुराए भी हैं, तो मुझे लगता है इसमें आपके पास बताने के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। हाँ, देखिए, ये मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और स्पेशली इन हेल्थ केयर। अभी तो इसमें काफ़ी आगे बढ़ गया है। AGI और ACI भी आ गया, आर्टिफिशियली कैपेबल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियली जनरल इंटेलिजेंस। तो उसमें इमोशन की भी बात हो रही है कि आपके फेशियल ट्रेट को पहचान के वो रोबो उसी टाइप से रिएक्ट भी करेगा। रोबोटिक सर्जरी हम लोग कर रहे हैं, अभी लैन से कनेक्ट करके 3 मशीन लगती हैं, एक पे हम चलाते हैं, कमांड देते हैं, दूसरी मशीन से सर्जरी होती है। 5G टेक्नोलॉजी पे जापान इस पे काम कर रहा है अभी, कि डिस्टेंट आप बैठे हों, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली बैठे हैं और पटना में पेशेंट कार्ड जो रोबोट का होता है वहाँ लगा है, आप यहाँ से उससे कनेक्ट कीजिए 5G से, और रियल टाइम में कमांड ट्रांसफ़र होगा। जो आप कमांड देंगे वहाँ ट्रांसफर होगा, सर्जरी वहाँ हो जाएगी। तो रोबोट वहाँ सर्जरी कर रहा है, रोबोट वहाँ सर्जरी करेगा, आप यहाँ से कमांड दीजिएगा। अब इस पे ट्रायल वगैरह शुरू हो गया है, चल रहा है ट्रायल। और उसमें फिर क्या है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास बात है। ये रोबो में इम्प्रेग्नेट कर दीजिए, उसको डालिए। अब वो कहेगा कि देखो, वर्ल्ड का डाटा जो है, इस ऑपरेशन को मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं तो इतना रिजल्ट है। उसके पास वर्ल्ड डाटा है, आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है। कहेगा तुम पिछली बार इस ऑपरेशन को ऐसे किए थे। लर्न कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेव कर रहा है डाटा को। तो इस बार यहाँ कर रहे हो, तो हमने कमांड दिया कि हाँ इसमें यहाँ इसलिए कर रहे हैं, ये रीजन है, तो उसको लर्न कर लिया, सीख लिया, डीप लर्निंग कर ली। और धीरे धीरे एक स्टेज आ सकता है इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, कोई इतना लर्न कर ले, वो इतना एक्सपर्ट हो जाए कि आपकी जरूरत ही नहीं होगी उसको। नो ह्यूमन
इन द लूप। तो 2 ग्रुप चल रहा है एआई पे डिस्कशन का। एक कह रहा है कि नॉन ह्यूमन अप्रोच हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी जब भी एडवांस होती है तो ये होना चाहिए। अब रोबोटिक सर्जरी की बात मैं कहूँ, कंसोल जिस पे हम लोग करते हैं, सर्जन कंसोल बड़ा है। अगर इसको कंपैक्ट करने, इंट्यूटिव से मैंने सजेशन दिया है जो रोबो बनाती है, कि इसको कंपैक्ट कर दो, कन्वर्ट इन ब्रीफकेस, कि आप कहीं भी जाएं उसको लेके फ्लाइट में ले जाइए जहाँ पहुँचे। अब आपकी मोबिलिटी बढ़ गई। आपको हॉस्पिटल सेटअप बैठ के नहीं करना, होटल में बैठ के कमांड आप दीजिए, सर्जरी वहाँ हो जाएगी। इतना कॉम्पैक्ट सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब। बढ़ ही जाएंगे। जिस तरह से सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार हो रही है, हम बहुत जल्दी इसमें पहुंच जाएंगे, जिसको आप मूविंग ब्रीफकेस कह सकते हैं। ब्रीफकेस, सर्जन ब्रीफकेस, एक्चुअल सेंस में सर्जन ब्रीफकेस तब कहा जाएगा जब रोबोटिक कंसोल ब्रीफकेस में आ जाएगा। सर्जन इन एक्शन, सर्जन इन एक्शन, सर्जन ऑन व्हील। सर्जन ऑन व्हील, हाँ, सर्जन ऑन व्हील। उसके बाद जब चीज़ें आएंगी तो देखिए क्या होगा। पैथोलॉजी, जो जांच की प्रक्रिया, ब्लड टेस्ट और हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, रेडियोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, इन सब में इसका ट्रायल काफ़ी आगे बढ़ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसकी रिपोर्टिंग 2 रेडियोलॉजिस्ट को बिठा के जो रिपोर्टिंग हो रहा है, उससे कम टाइम में और उससे बेटर रिपोर्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें डॉक्टर को रिप्लेस करने की पूरी संभावना है। मेडिसिन की डायग्नोसिस, जो कन्फ्यूजन रहता है, जहां बात सेकेंड ओपिनियन चालू हुई थी, सेकेंड ओपिनियन वो वर्ल्ड के सारे ओपिनियन आपको देगा, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि अनबायस्ड। एक देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास बात क्या है, अनबायस्ड है, मशीन है वो। मशीन को कहीं से कमीशन तो आना नहीं है, कमीशन नहीं आना है उसको, थकेगा नहीं, उसको स्ट्रेस नहीं होता है। तो थकेगा नहीं मतलब गर्म होगा तो उसको बंद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँ थकेगा मतलब कि अभी कुछ आप करके आए हैं डॉक्टर, अब थके हुए थे, मरीज ने बात की तो थोड़ी झल्लाहट हो गई, ह्यूमन ही है ना, मशीन को नहीं होगी झल्लाहट, ये फ़ायदा हो जाएगा। आप उसको कभी कह सकते हैं काम करो, ये नहीं कहेगा मैं सो रहा हूँ, रात में सर्जरी करनी, रात में भी सर्जरी करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कियोस्क बना दें, मरीज वहाँ से ऐप पे किसी डिस्टेंट विलेज में दिल्ली के डॉक्टर से मिलना चाहता है, तो क्या बड़ी मेहनत है, वहाँ से चल के आएगा, हवाई जहाज़ की टिकट लगाएगा, कुछ करेगा। कियोस्क में बैठा, उसने ऐप पे अपॉइंटमेंट लिया, गया, बार कोड, QR कोड दिखाया, कियोस्क खुला, अंदर गया, बैठा, वेट, हाइट उसका इन करते ले लिया, वेट ले लिया, पल्स हाथ रखा, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो गया, इधर ऑन हो गया। अब उसमें रोबोटिक फेस उससे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्ट करने लगा, उसकी सारी रिपोर्टें अपलोड हो गई, सब हो गया। उसने टक 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 पूरे अपने वेब को सर्च किया, ये डायग्नोसिस होगी, मोस्ट प्रोबेबल ट्रीटमेंट ये होना चाहिए, ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है। और एडवांस मेडिसिन उस वक्त, सारा सबसे लेटेस्ट मेडिसिन उसमें, सबसे लेटेस्ट मेडिसिन आपको दे देगा। तो कियोस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कियोस्क, हेल्थ कियोस्क, ये चेंज होगा। सर्जरी में, रोबोट में भी जब सर्जरी करें, कमांड सर्जन को देना पड़ रहा है। ये चीज़ अभी उम्मीद से दूर लग रही है कि क्या सर्जन फ्री सर्जरी हो जाएगी, क्या थोड़ी सी दूर लग रही है। हाँ, कुछ जो बिल्कुल रूटीन टाइप की सर्जरी है, जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, बहुत रूटीन हो चुका, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हो सकता है उस सर्जरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक सिस्टम बेटर कर ले सर्जन से। आखिरी में, हालांकि बहुत सारे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है। आपको ऐसा कुछ लगता है कुछ छूट गया है जिस पे हमें बात करनी है? क्योंकि मेरे मन का एक सवाल रह गया है जिस पे मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहता हूँ। बट आपको ऐसा लगता है जो कुछ कैंसर से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आपको लगता है इस वक्त आपकी बतानी ज़रूरी है, और मैं वो प्रश्न छूट गया मेरे से शायद? इसको बेहतर ये होगा कि ये तो सागर है, समुद्र है, अनंत बातें हैं, कि जो दर्शक देख रहे हैं वो खुद क्वेश्चन लिखे कि ये पूछा जाए तो उस पर अलग सेशन किया जाए। जो पब्लिक की नीड हो वो हम करें, रादर देन कि हम क्या जानते हैं हम बोल दें। ये मैं बहुत गर्व के साथ ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जो पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ करते हैं इसमें आप पहले व्यक्ति हैं जो ये बात आज यहाँ कह के जा रहे हैं कि लोग पूछें आके आगे, तभी इसको जन आंदोलन में बदला जा सकेगा। मुझे ऐसा लगता है जो आपके भाव हैं, बिल्कुल, तभी ये एक आंदोलन में बदल पाएगा। तो चलिए हम ये, हाँ, पूछने वाले से एक बात और कहना चाहता हूँ, बायस्ड होकर मत सुनिए इसको, जजमेंटल मत होइए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, निजी व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है इसका। मैं ये चाह रहा हूं कि एक अगर स्वस्थ समाज होगा ना
तो सच में सच्चा समाज होगा और आपको डर नहीं रहेगा। आज आप डर में जीते हैं, हर चीज़ से डरे हुए हैं। लॉजिकल बनिए, क्रिटिकल थिंकिंग करिए और किसी चीज़ को काटने से पहले ना जब पढ़ लीजिए। और मैं यहाँ पे आपके सामने ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपने जो आज कहा है, हम इसमें एपिसोड्स करते रहेंगे, ये संवाद बंद नहीं होगा सर। प्रश्न आएंगे, लोग कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछेंगे और हम उन प्रश्नों के उत्तर के साथ एपिसोड्स करेंगे। ये चलता जाएगा तब तक जब तक कि कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति अपना प्रश्न नहीं पूछ लेता हमसे इसको लेके, और ये हम जारी रखेंगे। बट जाते हुए एक मेरे मन का सवाल, इतने बड़े डॉक्टर हैं सर आप, देश से बाहर इतनी सर्जरीज, इतने लोगों को आप जानते हैं, इतना वेल कनेक्टेड है, हर बड़ा आदमी आपको जानता है, बट ये जो आप अचानक से एक हाइबरनेशन में कहता हूँ आपको, वीक हाइबरनेशन आपका, कि हफ्ते का एक हाइबरनेशन पीरियड है आपका, कि आप जैसे जो कहते हैं ना मेढक हाइबरनेशन में चला जाता है, आप 2-3 दिनों के लिए चले जाते हैं। गांव में आपने ज़मीन ली है, वहाँ खेती कर रहे हैं, धान गेहूँ उगा रहे हैं, आलू बो रहे हैं। ये नहीं लगता ये वीकेंड में पार्टी कर लेते, इतने लोगों से पीआर थोड़ा बना लेते, थोड़ा मिल लेते, चर्चा हो जाती, थोड़ा और लोग जान जाते, कुछ और मंत्री जान जाते, कुछ और सांसद जान जाते, ये गांव जाने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, क्यों चले जाते हैं सर? क्या होता कुछ और लोग जान जाते तो, या कुछ और ज़्यादा पैसा कमा लेता, फिर और तो वही मोलिक्यूल ऑफ मोर में आप फंस जाते। और इच्छा तो, अब पार्टी की जो बात है कि पार्टी क्लासिकली तो उसको कहते हैं कि होटल में है, कॉकटेल और डिनर और गाने, लेकिन पार्टी अपनी अपनी भी हो सकती है। मुझे गंगा के तट पे बैठने में जो आनंद आता है वो सच में आनंद है, हैप्पीनेस। खेत में काम करके मुझे आनंद आता है, वो हैप्पीनेस है। जिस पार्टी की आपने चर्चा की उसमें जो आता है उसको सुखवाद कहते हैं, हेडोनिज्म, हेडोनिस्टिक ईटिंग, हेडोनिस्टिक ड्रिंकिंग, हेडोनिस्टिक डांसिंग, ये हेडोनिज्म है। तो कैसे आप अंतर समझेंगे? आनंद यात्रा है और सुखवाद मंजिल है। अच्छा, जब आपको मंजिल ना मिले तो चलते रहने का जो मजा है उसको आनंद कहते हैं। सुखवाद में क्या होगा, क्षणिक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगले दिन विड्रॉल होगा और फिर क्रेविंग होगी कि अरे फिर कोई दूसरी पार्टी अरेंज की जाए। तो ये ट्रांजिएंट है, जिसमें मूवी देखना, फास्ट फूड खाना, इस तरह की पार्टी करना, ये हेडोनिस्टिक अप्रोच है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, दोनों स्वास्थ्य, मेंटल एंड फिजिकल। जहां आप जाके अपने आप को कूल डाउन कर लें, रिलैक्स कर लें। अब जैसे कैमरा गर्म हो गया तो कूल डाउन तो करेंगे आप उसको, वो वही है जहां प्रकृति के करीब हो जाए। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पांचों चीजें जहां आपको नेचुरल मिल जाए वहां चले जाइए, रिचार्ज हो जाइएगा। रीसेट बटन वहीं दब जाए, रीसेट बटन वहीं दबेगा। और जिसको मैं उस जगह का नाम ही मैंने रख दिया B2B, बैक टू बेसिक्स। जहां आप खेती कर रहे हैं सर। हाँ, बैक टू बेसिक्स। वहाँ सारी चीज़ें, मिट्टी में आप चल रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर सबमर्सिबल से निकल रहा है, वही नहा रहे हैं, उसे पानी पी रहे हैं। अच्छा हाँ, ये भी बता दूँ, पानी में वही पीता हूँ सबमर्सिबल का, दिल्ली में रह के भी पानी में वहाँ से लेके आता हूँ। मैं अपने अंडरग्राउंड वाटर पीता हूँ, मैं RO का पानी नहीं पीता हूँ। वहां से पानी लेके आते हैं? वहाँ से पानी लेके आता हूँ। प्योर एयर है, आसमान साफ है। तो ये जब आपको मिल जाएगा तो आप रिचार्ज हो जाएंगे। अपने सब्जी जब उगाएंगे तो आपको बीज का पता है, सॉइल का पता है, टेस्ट आपने किया, खाद नहीं डाल रहे हैं आप, इंसेक्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं, तो आपके लिए स्वस्थ है। आप बोरो करके ला रहे हैं तो उसका एक अलग मज़ा है। अब OTP जनरेशन में तो वो कहाँ से मिलेगा कि 10 मिनट में ही सामान चाहिए। थोड़ी मेहनत भी कर ली तो एफर्ट कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी हुई तो स्वस्थ भी रहे आप, खाना अच्छा खाया स्वस्थ रहे, पानी अच्छा पिया स्वस्थ रहे, साफ हवा में आप रिचार्ज होकर लौटे, आनंद में लौटे। यात्रा चलती रहनी चाहिए, आनंद चलता रहना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए हमारे साथ। और आपसे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज कैंसर जिस तरीके से सर ने बताया कि कितनी तेज़ी से अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, लोगों को हो रहा है, जितने प्रश्नों के उत्तर आज आपने सुने, जितने प्रश्न सुने, आपके पास कोई प्रश्न है, अगर आपके मन में कोई, अगर इस वक्त कुछ प्रश्न उठ रहा है इस एपिसोड को देखने के बाद कि आपको ये पूछना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना प्रश्न ज़रूर भेजिए, क्योंकि हम आपसे ये वादा करते हैं, आपके भेजे हर प्रश्न के उत्तर के लिए हम सर को बुलाएंगे, सर से संवाद करेंगे और सर से ये बातचीत हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, क्योंकि वो दौर चला गया खुल के न पूछने वाले लोग बचे,
न खुल के उत्तर देने वाले लोग बचे। यहाँ बहुत स्वच्छंद बातचीत होती है, खुल के बात होती है, और आपके मन में भी कुछ अगर है कोई ऐसी बात जो आपको लगता है आपकी कोई सुन नहीं रहा, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, तो ये जगह है ना। आइए, नीति पथ के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।